सियासी दलों से लेकर आम आदमी तक के जेहन में एक ही सवाल है, अगली सरकार किसकी होगी, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। और अगले 2 घंटे तक आप हमारे साथ देखेंगे इन्हीं सवालों का जवाब। देश का सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर हम हाजिर हैं। पहले चरण की वोटिंग से पहले हम आपको लोकसभा चुनाव की एक एक सूबे और सीट का हाल दिखाएंगे, देश की जनता का मूड भी बताएंगे। हमने ये ओपिनियन पोल स्टेट के साथ मिलकर किया है। इस ओपिनियन पोल में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े शामिल किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी और एक्सपर्ट। तो आइए ओपिनियन पोल की शुरुआत करते हैं 40 सीट वाले बिहार के आंकड़े से। तो 40 सीट वाला बिहार का आंकड़ा क्या कहता है। यहाँ पर एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त मिलती हुई 32 सीटों पर एनडीए आगे है। यूपीए के खाते में सिर्फ 8 सीटें जा रही है। यूपीए का वहां महागठबंधन है, आरएलएसपी, हम और साथ ही साथ वहां पर निषाद पार्टी और उसके अलावा जो आरजेडी है वो भी यूपीए के साथ है। वहीं एनडीए के साथ जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी। तो ये 3 पार्टियां हैं। 32 सीटों पर एनडीए आगे है और 8 सीटों पर यूपीए और अदर्स के खाते में 0 सीटें जा रही हैं, यानी और कोई सीट लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ा आंकड़ा बिहार के बारे में, क्योंकि 32 सीटें यहां पर एनडीए को जा रही है। एनडीए के अलायंस को ध्यान में रखते हुए आप ये बताइए मनीष भाई, 32 सीटें आपको आश्चर्य हो रहा है बिहार के इन परिणामों को देखकर? देखिए, जो आंकड़े दीपक भाई ये साफ तौर पे ये बताते हैं कि आरजेडी में जो संघर्ष चल रहा है, जो गृह युद्ध चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आम आदमी है, ये जो रैंडम सर्वे हुआ है उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी अभी भी ये मानता है कि अगर चीजें इतनी बिखरी हुई रहेंगी तो जरूरी ये है कि देश में एक मजबूत सरकार बने और उसी के तहत नीतीश का सुशासन, जिस तरह से बात होती है कि सुशासन बाबू, और उसके साथ साथ हाल ही में जो बीजेपी ने काम किया है राष्ट्रवाद और इसको लेकर जो बातें सामने आई, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा ताकत दे रहा है, इसलिए एनडीए यहां पर मजबूत दिखाई देता है। देखिए, टोटल 5 पॉलिटिकल पार्टी है यूपीए के अलायंस में। आरजेडी है, कांग्रेस है, हम है, आरएलएसपी है और वीआईपी एक पार्टी है, वो पार्टियां हैं और 37.41% वोट उनको मिल रहा है, यानी यूपीए गठबंधन। यहां पर राहुल गांधी की फोटो लगी है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी की अगर बात की जाए तो वो लालू यादव की पार्टी है। और एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए में जो सबसे बड़े 2 घटक दल हैं उसमें जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी शामिल है। तीसरा जो दल है वो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। सुरेश, 32 सीटों की बात, 32 सीटें आपको लगता है 32 सीटें अचीवेबल है आपके लिए? अचीवेबल ही नहीं है, सिर्फ क्योंकि जैसे जैसे हम चुनाव के नजदीक पहुंचेंगे दीपक जी, आपको पता है कि मोदी जी का जब पूरा कैंपेन पीक पर होगा तो उसके बाद रिजल्ट्स और अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जो बिहार के हमारे अपने जो इंडिकेटर्स हैं वो बताते हैं कि एनडीए अलायंस को स्वीप करना चाहिए, क्योंकि मजबूत सरकार और हर व्यक्ति 32 स्वीप ही मानेंगे सुदेश, मुझे नहीं लगता कि 32 के बाद आप ये कहें कि स्वीप नहीं कर रहे। 32 तो स्वीप हुआ एक तरीके से। दीपक भाई, सुदेश जी के चेहरे पे खुशी तो देखिए जरा। बिल्कुल कुछ तो होगा ही, क्योंकि आपका सर्वे बता रहा है और हमें पता है कि अगले आने वाले दिनों में जो कैंपेन होगा मजबूत सरकार वर्सेस मजबूर सरकार, और भारत को कौन कहां ले जाना चाहता है, तो निश्चित ही एक आम व्यक्ति जो आम वोटर है वो सबसे उठकर भारतीय होकर वोट करेगा, तो निश्चित ही हम और अच्छा करेंगे। प्रणव झा जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। प्रणव जी, मेरा सीधा सवाल, आपने बड़ा अलायंस बनाया, आरजेडी, कांग्रेस, हम, आरएलएसपी और वीआईपी, आपने एनडीए को तोड़ा भी और आरएलएसपी को अपने साथ शामिल किया। इतने बड़े वोट के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी आपको अपेक्षित जो सफलता है वो इस ओपिनियन पोल में नहीं मिलती दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कहां आपको और मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये तो ओपिनियन पोल है? दीपक जी, जैसा कि आपका ओपिनियन पोल दिखा रहा है और मैं इसकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जो हमें सूचना प्राप्त है, जो हमारी जानकारी है, उस हिसाब से बहुत बदलाव हुआ है पहले की तुलना में। और उसका एक प्रामाणिक कारण जो है सवाल उठाने का वो ये है कि जो मुद्दे हैं, खास करके बिहार जैसे परिदृश्य वाले राज्यों में जहां की अधिकतर जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वोटर का वो यूथ होगा, वो फार्मर होगा,
और इस समय देखें आप किसी भी आंकड़े में जो सामने आए निकल के, बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है। अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा तो वो किसको वोट कर रहा है? यह जो फार्म डिस्ट्रेस है, जहां हर दिन 24 घंटे में कहते हैं 33 किसान जो है वो आत्महत्या कर लेता है। फार्म डिस्ट्रेस इतना है कि जो लागत है किसान का वो उसको मिल नहीं पा रहा। उसके बावजूद जो सरकार की नीतियां हैं इतनी उदासीन नहीं है कि आमतौर पर लोगों में बहुत अनरेस्ट है। आप ये पूछेंगे क्या आप सरकार से खुश हैं? और उसके बावजूद तो केंद्र सरकार की बात, जहां राज्य सरकार की बात है कि नीतीश जी का मैंडेट जो है, लोग आमतौर पर ये कहते हैं कि उन्होंने गलत किया। ये अगर उन्होंने अपना संबंध तोड़ा पिछली पार्टी से, राजद के साथ, यूपीए के साथ, तो उनको मैंडेट अपना सरेंडर कर देना चाहिए था और फ्रेश मैंडेट सीख करना चाहिए था। लोग ये कहते हैं कि ये मैंडेट उनका नहीं था और इसका जो है उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो मेरा यह मानना है कि इन सारे मुद्दों को देखें एक तरह से तो, और जो आंकड़े आपके दिखा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं द्वंद्व है। असलियत क्या है चुनाव के बाद पता लगेगा, लेकिन हमें विश्वास है कि असलियत जो है इससे विपरीत होगा, इससे इतर होगा। जरूर उत्थान पे भाजपा दिखती है, वो क्या प्रचार के कारण है या वास्तव में लोग कितने खुश हैं नरेंद्र मोदी जी से, ऐसा लगता नहीं है आमतौर पर जब आप लोगों से बात करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि आरजेडी आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में कम से कम बिल्कुल घुटनों पर ले आई? क्योंकि कांग्रेस ने जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उनके साथ जो अलायंस किया है, 9 सीटें आपको मिली है, उसमें ऐसा प्रतीत हुआ है कि कहीं ना कहीं लालू यादव जी ने बड़ी हार्ड बार्गेनिंग की और एक वक्त पर तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कांग्रेस साथ आए तो साथ, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ लेते हैं। आपको नहीं लगता कि 9 सीटों वाला आपके लिए बिल्कुल सम्मानजनक समझौता नहीं था इस महागठबंधन के अंदर? बहुत वरिष्ठ पत्रकार है आप, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। 3 बातों इस बारे में कहूंगा। पहली बात यह कहूंगा कि हम कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, हम राष्ट्रीय पार्टी है, 137 साल पुरानी पार्टी है, हमारी जिम्मेवारी है। दूसरी बात, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष ने आज नहीं 6 महीने पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का यह प्राथमिकता होगी कांग्रेस की कि जहां जहां संभव हो राज्यवार वो गठबंधन करेगी, जहां आवश्यक हो वो झुकने को भी तैयार है। तीसरी बात कि अगर क्षेत्रीय दल होकर राजद बिहार में वो अगर चाहे कि वो ज्यादा सीटों पर लड़े, वो अपना विस्तृत अपने रूप को विस्तार करना चाहे और अगर हम उसमें हमारा नुकसान हो भी जाता है तो किस लिए होता है? वो राष्ट्र निर्माण में होता है, वो नेशनल इंटरेस्ट में होता है। नहीं, आपने कहा हम तो जब आप झुकने के लिए तैयार हैं, तो क्या हम ये मान के चले कि बिहार में सीटों के समझौते के मामले में आप झुके हैं आरजेडी के सामने? प्रवीण भाई, प्रणव भाई, मुझे नहीं लगता। इस देश में संस्कृति और परंपरा रही है, झुकने वाले का हमेशा सम्मान हुआ है और अगर आप इसको झुकना ही कहते हैं, मुझे लगता नहीं है कि कहीं झुकने की आवश्यकता हुई है। कहीं तू मैं आपको देखने को नहीं मिला होगा, कहीं तकरार देखने को नहीं मिला होगा, जैसा जदयू और भाजपा में देखने को मिला, खास करके नवादा और बेगूसराय जैसे सीटों पर, वो आपको कम से कम कांग्रेस में देखने को नहीं मिला। कहीं रूठने बनाने की बात नहीं हुई। क्षेत्रीय दल की अपनी बाध्यताएं होती हैं, उनको अपने लोगों को बनाना होता है, लेकिन एक बड़े दल का जो कर्तव्य होता है सबको साथ लेकर चलना, सबको एकजुट रखना, उसमें कांग्रेस सफल हुई है और हम अच्छे से चुनाव ये कह रहे हैं कि अगर झुकने की जरूरत हो तो राष्ट्र निर्माण में क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी के सामने झुकी है? पहला सवाल। और जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल बोल रहे हैं वो कि आरजेडी और बीजेपी के बीच किस तरह की तू मैं हुई। हमने देखा गिरिराज सिंह जी की बेगूसराय सीट को लेकर खुद अमित शाह जी को इंटरवीन करना पड़ा। ये झगड़ा क्यों पार्टी के अंदर? देखिए, झगड़ा तो नहीं बोलेंगे इसको, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हो सकते हैं और यहाँ लड़ने के लिए नहीं लड़ने के लिए बात हो रही थी कि नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता। लड़ने के लिए तो झगड़ा तो लड़ने के लिए होता है कि हम लड़ना चाह रहे हैं, यहाँ तो लोग नहीं लड़ना चाह रहे हैं। देखिए, आपको पता है बीजेपी किस तरह से फंक्शन करती है और बीजेपी में जब डिसीजन ले लिया जाता है तो वो डिसीजन सर्वमान्य होता है और उसके पहले डिफरेंसेस हो सकते हैं, लोग अपने वॉइस को रेज करते हैं। ये मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है अगर आप बिहार के नब्ज को समझते हैं, और दीपक जी आपसे अच्छा कौन जानता होगा, मनीष जी भी हैं, आप लोग जाते रहे, बिहार जो है हमेशा एक नेशनलिस्ट फीलिंग के साथ जाता है।
ओरिजिनल फीलिंग के साथ नहीं जाता है। और हमेशा राष्ट्रीयता जो है बहुत बड़ा एजेंडा रहा है बिहार का। जाति भी बहुत बड़ा एजेंडा रहा है वहां पर। जाति के आधार पर जितनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग लालू प्रसाद यादव, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू ने जो की है उसको आप नकार नहीं सकते भाई। वो भी एक हकीकत है, वो भी एक हकीकत है। जाति एक हकीकत है बिहार की। बिल्कुल, लेकिन जाति को तभी तोड़ा जाता है जब जाति से बड़ा कोई मुद्दा है। और आज जाति से बड़ा मुद्दा क्या है कि राष्ट्र को मजबूत बनाना है। और एक तरफ वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जिनके एजेंडा पर हम बोलते हैं कि नहीं, ये गद्दारी है देश के साथ, क्योंकि आप सेना के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप हर उस टेंडेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे देश बिखर सकता है। टुकड़े टुकड़े गैंग की आइडियोलॉजी की बात करें, और एक तरफ राष्ट्रीयता की आइडियोलॉजी है। हर जगह आपको वही दिखेगा। हमारा मैनिफेस्टो जो आज जो हमने घोषणा पत्र बोला है, क्योंकि आपको पता है कि जो संकल्प पत्र बोला है, क्योंकि पार्टी चूंकि ऑलरेडी सत्ता में है और पार्टी क्या करेगी, कंटिन्यूएशन होता है सरकार का, तो संकल्प पत्र में बिल्कुल साफ है कि राष्ट्र को हम कहां ले जाना चाहते हैं। एक आम भारतीय से आप पूछिए कि वो किसके साथ खड़ा है, उसको मजबूत सरकार चाहिए नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा रहेगा। चलिए, वोटिंग के अंदर सिर्फ 8 तारीख हो गई है, 3 दिन बचे हुए हैं। सुदेश भाई, आप बहुत अच्छे दावे कर सकते हैं। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। दीपक जी, परसेंटेज डिफरेंस भी 1-2% नहीं है। आप 44% और 37%, लगभग 7% का डिफरेंस है यूपीए और एनडीए के बीच। क्या यूपीए और एनडीए के बीच का ये डिफरेंस कम होगा, ये देखने वाली बात होगी। मनीष भाई, मुकेश सहनी की पार्टी की बात करी जाए, वीआईपी की, आरएलएसपी यानी हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, हम यानी जीतन राम मांझी की बात करें, कांग्रेस और आरजेडी, क्या इतना बड़ा कास्ट इक्वेशन बनने के बाद भी आपको लगता है कि ये जो महागठबंधन है ये उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना हमको इस ओपिनियन पोल के अंदर फिगर्स दिखा रहे हैं? देखिए दीपक भाई, इसमें जो महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, वो अपने आप में बिखरी हुई है। उनका परिवार बिखरा हुआ है। तेज प्रताप कुछ कह रहे हैं, तेजस्वी अपनी बात लेके लालटेन आगे हाथ में लिए चल रहे हैं। लेकिन अब वो आप ये समझिए कि घर में अगर बिखराव हो तो जनता में वो विश्वास कैसे पहुंचे। आज सवेरे प्रतिबद्धता पत्र उनका जारी हुआ। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग की, लालू हमेशा से इसी को टारगेट करते रहे। बिहार भले ही आपने सुदेश जी नेशनलिज्म का जिक्र किया, लेकिन आप ये देखिए कि जाति आधारित ही वहां पर वोटिंग होती रही है और उसी के आधार पे जो बटे हुए चीजें नजर आती थी वो होती रही। नीतीश कुमार भी वहां सक्सेसफुल हुए जब उन्होंने पूरी सोशल इंजीनियरिंग कर दी। दलित को महादलित बनाया, पिछड़े को अति पिछड़ा बनाया। वो सोशल इंजीनियरिंग हम कैसे? आज भी आरक्षण की जो बात की गई है वो उसी को लेकर उन्होंने कहा कि जितनी अनुपात है उनका आबादी में उतना ही हम आरक्षण देंगे। आरजेडी ने बात कही अपने। और दीपक भाई, आप ये समझिए कि जो एनडीए को फायदा दिख रहा है इन आंकड़ों के मुताबिक, आप ये समझिए कि लालू का आज जो 2 कुलदीपक, एक तेजस्वी और तेज प्रताप, दोनों बिखरे हुए हैं। अगर लालटेन में पूरी रोशनी चाहिए तो वो दोनों को साथ आना होगा, और अगर दोनों साथ नहीं आ रहे तो आप ये समझिए कि लालटेन टिमटिमाती हुई दिख रही है, जो कि हमारे सर्वे में भी साफ। ठीक है, बिहार में हम चल लिए, अब अगले राज्यों की तरफ चलते हैं। अगले राज्यों में देखते हैं अगला महत्वपूर्ण राज्य कौन से हैं, उनको हम देखते हैं। अगले राज्य के हम चले, उससे पहले मनीष भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको ओवरऑल सिनेरियो क्या लगता है पूरे देश का? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात सुदेश भाई कर रहे हैं, जिस तरह से न्याय योजना को राहुल गांधी आगे लेकर आए हैं, इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होगा या बीजेपी को आप एज दे रहे हैं? देखिए, कड़ा मुकाबला तो है। आज का जो संकल्प पत्र हमने बीजेपी का देखा, जिस तरह से सवेरे जारी हुआ, उसके बाद मुझे जो एज दिखाई देती है वो कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है। वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि न्याय हमारा जो संकल्प है, हम जो निभाएंगे वो है न्याय। भले ही संकल्प बीजेपी ले रही है कि समाज उत्थान होगा, समृद्ध, शक्तिशाली और स्वाभिमान भारत होगा, लेकिन जिन युवाओं को लेकर राहुल बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि न्याय थोड़ा ज्यादा ताकत और एज लेकर आगे दिखता है। न्याय थोड़ा ज्यादा और ताकत लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस की यह है कि वो मात्र 44 सीटों पर है। अगर वो 125 सीटों पर होती तो मुझे लगता है कि उसको एक क्लियर एज होती, लेकिन फिलहाल मेरे पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से मुझे वो एज कांग्रेस के पक्ष में कम दिखाई दे रही है, क्योंकि मुकाबला न्याय वर्सेस राष्ट्रवाद का है। अगले राज्य की तरफ चलते हैं, झारखंड राज्य की तरफ चलते हैं, जो सुदेश जी का जो है राज्य है उसकी तरफ चलते हैं और झारखंड में देखते हैं झारखंड में कितने परिणाम, कितने ओपिनियन पोल के आंकड़े हमें बताते हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं टोटल, और यहां पर बड़ा घाटा होता हुआ दिख रहा है एनडीए को। एनडीए का घाटा होने का प्राइमरी रीजन यह है कि वहां पर यह कहा जा रहा है कि रघुवर दास की सरकार
बेहद कमजोर हो गई है या उतनी पॉपुलर नहीं रही जितना चुनाव के वक्त जब चुनकर आई थी। जो पॉपुलैरिटी थी उसकी वो धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही है। इसका असर दिखाई दे रहा है। एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को 10 सीटें मिल रही हैं और अदर्स के खाते में 1 सीटें जा रही है। ये 14 सीटों का आंकड़ा है। सुदेश जी, क्विक कमेंट। देखिए, अभी जो आपका ये जो आंकड़ा आया है, अभी तो हमारे 3 सीट अभी अनाउंस हुए, फर्स्ट दिन तो बहुत अर्ली होगा, अभी माहौल बनना शुरू हुआ है। देश में भी बहुत मतों का आंकड़ा है। सुदेश जी, क्विक कमेंट। देखिए, अभी जो आपका ये जो आंकड़ा आया है, अभी तो हमारे 3 सीट अभी अनाउंस हुए, फर्स्ट दिन तो बहुत अर्ली होगा, अभी माहौल बनना शुरू हुआ है। देश में भी बहुत मतलब अभी माहौल बनना शुरू होने पर ओपिनियन पोल जो है माहौल बनने के शुरू होने के थोड़ा पहले किया जाता है। ये भी आप जानते हैं। आप मेरे साथ 25 साल से 3 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, तो ये जो फैक्ट है ये तो ओपिनियन पोल के हैं, इसमें सीट्स नहीं डिसाइड होती। और आप फिलहाल झारखंड के मामलों में देखिए, एनडीए और यूपीए के बीच का अंतर वहां पर भी लगभग 7% था, बिहार में 7% आपके फेवर में था, लेकिन यहां पर यूपीए के फेवर में लगभग 7% जा रहा है, लगभग 7% जा रहा है। आप इसको क्या कहेंगे? क्यों आखिरकार ये कारण बैठा कि एनडीए पीछे और यूपीए आगे हो रहा है झारखंड में? दीपक जी, मैं खुद बताता हूं अपने एक्सपीरियंस से आपको, आपके दर्शक शायद इसको एनालाइज कर पाएंगे बेहतर। उसके बाद मैं नक्सल प्रभावित गांव में गया, क्योंकि आपको पता है चतरा जहां से मैं आता हूं, ये एक नक्सल का सेकंड कैपिटल माना जाता है। बिल्कुल। और वहां नक्सल प्रभावित गांव में मैं गया, मैं आश्चर्यचकित रह गया कि वहां सड़क पहुंच चुकी है, वहां बिजली घरों में पहुंच चुके हैं, वहां लोगों का अकाउंट खुल चुका है और जितने भी स्कीम्स की मोदी जी बात करते हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट के तहत लोगों तक पहुंच रहा था और लोग बहुत खुश थे। और लोगों ने बोला था कि आप लोगों को दोबारा बहुत भारी ताकत से हम लोग लाने वाले हैं। देखिए, रघुवर जी का जो आप बोला, ऐसे रघुवर जी ने पूरा इम्प्लीमेंट किया है डिसीजंस को, और इसी कारण से आप देखिएगा कि जो शायद आपको सतही तौर पर, मैं सतही नहीं बोल सकता आपके सर्वे को, आपने जरूर जस्टिस किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये उल्टे भी हो सकते हैं आंकड़े और हमें अच्छा करना चाहिए। चलिए, उल्टे भी हो सकते हैं, उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सीधे चलते हैं प्रणव के पास। प्रणव, मुझे ये बताइए कि यूपीए के क्या आपको उतने अच्छे करने की उम्मीद दिखाई दे रही है झारखंड के अंदर? आपने अलायंस अच्छे बनाए हैं या ग्राउंड रियलिटी या जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो आपकी मदद कर रही हैं झारखंड के अंदर? दीपक जी, संयोग से सुदेश जी की तरह मैं भी झारखंड से ही हूं, बोकारो से आता हूं, तो मैं अपने दोस्त को आश्वस्त कर दूं, मैं देख रहा था कि वो झेप रहे हैं। इससे पहले 6 बजे एक सर्वे पे मैं बैठा हुआ था, उस सर्वे में एनडीए को उन लोगों ने 9 सीटें दी थी, आपने यूपीए को 10 दिया है। तो मैं अपने मित्र को ये कहना चाहता हूं कि घबराइए मत, बिल्कुल नहीं घबराइए मत, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। और ये जो है महज आंकड़े हैं, जनता। अब मैं मुद्दे पे आता हूं जी, अब मैं मुद्दे पे आता हूं दीपक जी, आपके प्रश्न को लेकर। इन्होंने चतरा की बात की और जो आंकड़े आपके दिख रहे हैं उनके प्रति मेरी श्रद्धा इसलिए है, मैं बताऊं कि झारखंड उन राज्यों में से है देश का जहां की डीबीटी आधार का जो है सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट किया गया था। और आप ये देखिए कि ये 7-8 सालों के बाद आज भूखमरी से अगर कहीं मौत हो रही है तो वो झारखंड में हुई। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वहां एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने ये तय किया कि वो ऐसे लोगों को वीड आउट करे अपने आंकड़ों को अच्छा दिखाने के लिए कि वो जो लोग बीपीएल का फायदा ले रहे थे और जिनके पास आधार नहीं हो सकता था उनको उन्होंने वीड आउट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि करीब 10 लाख लोग जो कि आश्रित थे बीपीएल पे, जो जिनसे उनका पेट भरता था, उनको इन अधिकारों से वंचित कर दिया गया। यही हाल हुआ उज्ज्वला के कारण। आप ये बताएं कि जो 90% लोग हैं जिनको सिलेंडर मिला है, वो उन्होंने सिलेंडर बांध के चतरा में से पूछे जाके इन्होंने जाके अपने छत पे बांध दिया है, टपरी पे बांध दिया है। तो इन लोगों, जहां पे इन सरकार के इन नियमों के कारण, इन स्टेप्स के कारण जो है रोष है ना। चलिए, प्रणव की थोड़ा सा कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आपके पास आऊंगा सुदेश। मुझे एक शार्प ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस लौटेंगे और बात करेंगे अन्य राज्यों की। तो
तो आइए सीधे चलते हैं उड़ीसा की तरफ और देखते हैं कि वहां का ओपिनियन पोल क्या कहता है। उड़ीसा में इस बार मुकाबला दिलचस्प है। वहां पर लोकसभा के साथ साथ असेंबली पोल्स भी हो रहे हैं और नवीन पटनायक एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस बार बाजी उन्हीं के हाथ में आएगी। यहां पर काफी फायदे में दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं और बीजेडी को 9 सीटें। कुल 21 सीटें उड़ीसा के अंदर, एनडीए को 12 और बीजेडी को 9 सीटें। एनडीए यानी मोटे तौर पर वहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है, कोई बड़ा अलायंस वहां पर नहीं है। और बीजेडी जो अभी तक वहां पर सरकार में बनी हुई है और इस बार फिर से री इलेक्शन चाह रही है। हालांकि बीजेडी के कई बड़े नेता एनडीए में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी के अंदर शामिल हो चुके हैं और उनके शामिल होने के बाद हवा उड़ीसा की बदली हुई है। और आइए अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। दीदी का किला कितना ढहाने में सक्षम रही है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए वहां पर। यूपीए की बात करें तो वहां पर 0 सीटें यानी कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी 14 सीटें पाती हुई दिख रही है। टीएमसी को 27 सीटें मिल रही हैं। अदर्स के खाते में 1 सीटें जा रही है। ये सीट लेफ्ट को जा सकती है अदर्स में। और यहां पर 42 में से 14 एनडीए और अभी इस बार 2 सीटें हैं उसके पास पश्चिम बंगाल में। तो ये 12 सीटों की बढ़त यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। टीएमसी 27 पर है। ये बेहद दिलचस्प है कि टीएमसी इतने लंबे समय सत्ता में रहने के बाद भी अपना ग्राउंड एक हद तक होल्ड करके रखी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ती हुई बराबर का मुकाबला नहीं छूट रहा है। 42 सीटों में बराबर का मुकाबला नहीं छूट रहा है, लेकिन 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही। असम की तरफ चलते हैं। असम जहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर है। यहां पर भी एनडीए आगे है। एनडीए को 8 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को 5 और अदर्स के खाते में 1 सीट जा रही है। ये असम का हम आपको डाटा बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल, सुदेश मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने पूरी कोशिश लगा दी, पूरा जोर लगा दिया पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन रिजल्ट 14 सीटों का। आपको क्या लगता है, क्या अभी भी दीदी ने अपना किला एक हद तक बचाकर रखा हुआ है? हम आपको वहां पर वोट परसेंटेज दिखा रहे हैं। टीएमसी अभी भी 43.4 पर है, जबकि एनडीए ने काफी मेकअप किया है और 41.7 पर आ गई है। लेकिन आप उतना डैमेज नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आधी सीटें भी बट नहीं रही हैं। 42 में से आप 14 पर रुके हुए हैं। अभी हम लोग का जो रियलिस्टिक आंकड़ा है दीपक जी, वो 20-22 के करीब पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर 14 है इसका मतलब एक बहुत पॉजिटिव मैंडेट एनडीए के लिए है, क्योंकि 2 से आप जंप कर रहे हैं। और वेस्ट बंगाल आपको पता है कि कभी भी हमारा पॉकेट बोरो नहीं रहा है। अभी हम वहां, लेकिन आपने 5 साल में बहुत मेहनत की वहां पे, बिल्कुल, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, निश्चित ही। और हम एक मुख्य अपोजिशन की भूमिका में आ चुके हैं। वहां लेफ्ट की बात कोई नहीं कर रहा, कांग्रेस की बात कोई नहीं कर रहा। टीएमसी के खिलाफ कौन खड़ा है? तो बीजेपी खड़ा है। तो टीएमसी के खिलाफ और एक जो पॉजिटिव मैंडेट मोदी जी के लिए है, ये दोनों मिलाकर मुझे लगता है आंकड़े अच्छे होने चाहिए। उड़ीसा आपने दिखाया, उड़ीसा में हम लोग भी मानते हैं कि 12-15 सीट हम लोगों को जीतना चाहिए। वहां पर कुछ आंकड़े अच्छे हो सकते हैं। और असम में तो हम मान रहे हैं कि 22 सीटें करीब जीते। यूपीए इतना अच्छा नहीं कर पाएगी। असम में बहुत स्ट्रांग है वहां पर। आपने देखा किस तरह से जो बाकी राज्य, त्रिपुरा में सरकार है वहां पर, त्रिपुरा जीती। आप सोचिए त्रिपुरा हम जीते, कोई सोचा था क्या? ये सारे स्टेट्स को एनालाइज करिए आप, तो एक बीजेपी का आपको एक वेव जैसा सिचुएशन वहां दिखेगा। दीपक भाई, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। मेरा ये कहना है सुदेश जी की आपने कोशिश की टीएमसी में सेंध लगाकर मुकुल रॉय को अपनी ओर लिया। और बंगाल में दीपक भाई, जो मेरी जानकारी है, मेरी मुकुल रॉय से भी बात हुई थी कि ये दारोमदार मुकुल रॉय को सौंपा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे लाएंगे बीजेपी के पाले में, वो उनका जिम्मा होगा। और उसके साथ कई ऐसे सेलिब्रिटी फेसेस को भी सामने कर महिलाओं को टिकट देकर मौसमी चटर्जी को लाने वाले मुकुल रॉय रहे। तो ऐसी कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दीपक भाई, आज भी काडर जो है वो काडर ममता के पास बीजेपी से ज्यादा मजबूत है। प्रणव जी, आपसे मैं एक बड़ा सीधा सवाल लेता हूं, और आज इसको लेकर ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर भी कई तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाए जाते रहे। अभी कीर्ति आजाद को धनबाद से टिकट दिया गया है, तो मतलब इतनी दिक्कत थी उनको टिकट देने में कि आप पहले उनको पार्टी में लेकर आए। पहले कहा बिहार में दरभंगा से देंगे, दरभंगा सीट आपको मिली नहीं। फिर आपने कहा कि दिल्ली से देंगे, दिल्ली में पता नहीं वो राजी हुए या नहीं हुए। अब आपने उनको प्रदेश निकाला देके झारखंड भेज दिया है। तो आखिर इतनी कश्मकश
कीर्ति आजाद की सीट को लेकर क्यों रही? मुझे ये बताइए दीपक जी कि क्या धनबाद की सीट इतनी अछूती है कि इतनी दिक्कत होने लगे लोगों को? ये बात सच धनबाद है से कि जब कीर्ति आजाद का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैं आपको ये बता दूं प्रणव भाई, मैं आपको ये बता दूं कि धनबाद से कीर्ति आजाद का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दरभंगा उनकी गृह जन्मभूमि है और साथ ही साथ दिल्ली उनकी कर्मभूमि रही है। वो मानते हैं इस बात को, इसीलिए पहला चुनाव उन्होंने दिल्ली में लड़ा था, वो भी शीला दीक्षित के अगेंस्ट। दीपक जी आप हम्बली मैं आई विल लाइक टू सबमिट टू यू कि वो ओरिजिनली जो है वो झारखंड के बासिंदे हैं। गोड्डा पार्लियामेंट्री सीट में उनका जन्म हुआ है, जहां से उनके पिताजी विधायक थे, सांसद थे, मुख्यमंत्री बने बाद में, और संबंध रहा है उनका। वो क्रिकेट खेलने के लिए बहुत एक्टिव थे धनबाद और आसपास के इलाकों में। मैं वहीं से हूं, इसलिए मैं इतने विश्वास से कह रहा हूं। तो ये उनकी वापसी है, वहां बड़ी जनसंख्या है ब्राह्मणों का उस सीट पर। और जहां तक ये तो रही धनबाद की बात, खुशी से गए हैं वहां पे। हाँ, वो चाह जरूर रहे थे कि उनको उनकी सीट जहां से वो सांसद थे वो मिलता। दुर्भाग्य से वो सीट राजद हमें देने में असमर्थ था, इस वजह से ये दूरी हुई। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज है, कोई किसी तरह की नाराजगी है। कई बार होता है सांसद कहीं का उठ के, गुलाम नबी आजाद कश्मीर के होकर कर्नाटक से 2 बार चुनकर, महाराष्ट्र से 2 बार चुनकर आए। आप इतने सारे एग्जाम्पल, कमलनाथ जी हैं, तो लोकसभा में कौन कहां से लड़ेगा? इस समय जो है वहां से वो जीतेंगे, अच्छी स्थिति है। और मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति इस बात से। कांग्रेस खुश है वहां, बिल्कुल तैयार मैदान है वहां पे, जो भी टिकट लेके जाता वो जीतता वहां से। तो चलिए अगले राज्य की तरफ चलते हैं और मेरे प्रोड्यूसर जल्दी से अगले राज्य का ग्राफिक चलाएं। दिल्ली की तरफ चलते हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं और यहां पर अभी तक कांग्रेस नहीं तय कर पाई है कि उसको आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना है या नहीं। और इसके हिसाब से दिल्ली में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मनीष भाई, कांग्रेस का इनडिसिसिवनेस, कांग्रेस का ये कश्मकश कि वो आपके साथ जाए या नहीं जाए, आपको लगता है यही भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में एज दे रहा है? मेरे ख्याल से यही दुविधा है कि कांग्रेस आपस में इतनी बटी हुई है कि उसके तहत ये तय नहीं कर पा रहे कि आखिर जाना है नहीं जाना है। लेकिन दीपक भाई, अंदर की एक जानकारी जो मुझे पता चली है, राहुल गांधी ने अपना मन बना लिया है, गठबंधन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7 का आंकड़ा है, इसमें कुछ चमत्कार जरूर हो सकता है दिल्ली में। गठबंधन अगर हुआ, प्रणव भाई गठबंधन होगा या नहीं मुझे बता दीजिए, कैटेगोरिकल बताइए, हाँ या ना में। देखिए, ये प्रश्न हमसे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है और हमने यही कहा है कि जब इस बारे में कोई निर्णय होगा तो हम जरूर साझा करेंगे। पर मुझे अनिश्चय की स्थिति इतनी ज्यादा क्यों? प्रणव भाई बड़ा सीधा सा इक्वेशन है, या तो अलायंस करना है या अलायंस नहीं करना है, या तो फेरे लेना है या फेरे नहीं लेना है। तो इसको लेकर इतना अनिर्णय की स्थिति क्यों कांग्रेस हाईकमान के मन में? दीपक जी, अगर ये निर्णय मुझे करना होता तो मैं अभी करके आपको बता देता कि मैंने क्या निर्णय किया है या मैं क्या करने वाला हूं। मतलब राहुल गांधी आपकी तरह शार्प नहीं है, वो उतनी तेजी से निर्णय नहीं ले पाते जितनी तेजी से आप ले पाते हैं। दुर्भाग्य से ये परंपरा भाजपा में है, वहां एक व्यक्ति का जो है वो निर्णय करता है। यहाँ पे एक मैकेनिज्म है, वो राय करते हैं, जनता से राय करते हैं, वर्कर से राय करते हैं। लेकिन प्रणव जी, इसमें शिक्षा लेदर आपकी पार्टी की हो रही है, नेतृत्व है, उनसे राय करते हैं और जो सबसे बेहतरीन जी आपकी छीछा लेदर हो रही है पार्टी की, अनिश्चितता बनी हुई है, दुविधा कायम है। नहीं सुदेश भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये देखें, हमारे वर्कर्स जो हैं वो अपना मत व्यक्त कर चुके हैं, वो अलग अलग माध्यमों से, और इस बारे में कोई जो भी निर्णय होगा हम जल्दी साझा करेंगे। ठीक है, मैं एक क्विक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा के 2 महत्वपूर्ण राज्य। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद है, वहीं पंजाब से कांग्रेस को बहुत उम्मीद है। तो दोनों की उम्मीदें कितनी परवान चढ़ती है दिखाएंगे इस ओपिनियन पोल में। तो हम आपको बता रहे हैं इंडिया न्यूज और पोल स्ट्रेट का ओपिनियन पोल। और आइए चलते हैं अब हरियाणा की तरफ। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं और यहां पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जन्म हो चुका है। पिछले चुनाव से लेकर अब तक चौटाला का परिवार 2 भागों में बढ़ चुका है।
राजकुमार सैनी अलग पार्टी बना चुके हैं और इन सब के बीच बीजेपी को ही फायदा होता हुआ 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आ रही हैं। ये हरियाणा का है, 8 और 2 हरियाणा का, और इसमें किसी को कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुछ सीटें जैसी रोहतक ऐसी हैं जो कांग्रेस परंपरागत तौर पर जीतती रही है। अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगला राज्य है पंजाब, जहां पर जो कुछ चुनिंदा राज्यों में से है जिसके अंदर कांग्रेस की सरकार है। यहां पर एनडीए और कांग्रेस लगभग बराबरी पर छूट रहे हैं। यहां पर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच आपस में गठबंधन है। 6 एनडीए के खाते में जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में 7 जा रही हैं। कुल 13 सीटें हैं और 0 सीटें जा रही हैं अदर्स के खाते में, यानी आम आदमी पार्टी यहां पर खाता नहीं खोल रही है। पिछली लोकसभा की बात की जाए तो यहां से 4 सांसद थे, जिसमें सिर्फ भगवंत मान को छोड़कर बाकी सब बागी हो गए। अगले राज्य की तरफ चलते हैं, राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं। यहां पर 25 में से 25 भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार सीट बदलता हुआ क्योंकि राजस्थान के अंदर अब अशोक गहलोत की सरकार है। बीजेपी 19 सीटें जीत रही है, वहीं कांग्रेस को 6 सीटों का फायदा हो रहा है। अदर्स के खाते में 0 सीट, वहां पर कोई थर्ड फोर्थ है ही नहीं। तो राजस्थान के अंदर बीजेपी 19 और कांग्रेस 6 सीटें, 6 सीटों का घाटा बीजेपी को हो रहा है और कांग्रेस को 6 सीटों का फायदा। अगला राज्य गुजरात, यहां पर भी 100% सीटें पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 26 में से 26, और इस बार भी 26 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि गुजरात का ही एक बेटा इस बार भी प्रधानमंत्री बनने की रेस में है। पिछली बार भी जब नरेंद्र मोदी की लहर थी, नरेंद्र मोदी की हवा थी, उस वक्त भी गुजरात ने 100% सीटें दी थी और इस बार भी गुजरात 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है ओपिनियन पोल के मुताबिक। महाराष्ट्र, जहां पर लंबा संघर्ष हुआ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच, यहां पर भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर एनसीपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। यह गठबंधन 10 सीटें लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर एनडीए को 38 सीटें मिल रही हैं, यानी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, जो बहुत इफ्स एंड बट्स के बाद हुआ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी को कोसते आए हैं। साफ तौर पर यह कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी भी वादे पर वो खरे नहीं उतरी और इस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया जिस तरह से कोई राइवल पॉलिटिकल पार्टी करती है। लेकिन अंत में अमित शाह के इनिशिएटिव पर दोनों पार्टियां फिर से एक हो गए। महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए और यूपीए के बीच का वोट प्रतिशत काफी अधिक है, 45.3% एनडीए को मिल रहा है तो यूपीए को 38.3%। मनीष भाई, आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र का ये मत प्रतिशत आपको आश्चर्य में डालता है? क्या कांग्रेस और एनसीपी अभी भी खोया हुआ ग्राउंड वहां पर इस तरह से नहीं पा रहे हैं कि एक बड़ी और कड़ी चुनौती दे पाए एनडीए को? देखिए, जो ये सर्वे है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं दीपक भाई, ये साफ बताता है कि एनडीए लगभग अपने उसी आंकड़े के आसपास है जो पिछले 2014 में था। लेकिन हां, कांग्रेस और एनसीपी गेन करती हुई दिख रही है और इसमें आप ये देखिए कि इस बार बिल्कुल गठबंधन का मुकाबला है। सेना, बीजेपी, इधर एनसीपी, कांग्रेस। अगर पिछले वोट प्रतिशत को देखें 2014 के तो वो बिखरा हुआ था, लेकिन इन आंकड़ों को देखते हुए कांग्रेस एनसीपी साथ आने से इनको भी कड़ी टक्कर है। लेकिन इसके साथ साथ राजू शेट्टी इनके साथ आ जाना, मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा शेतकारी संगठन जो एनडीए में, जी हां। और उसके साथ साथ आप ये देखिए दीपक भाई, जो कांग्रेस एनसीपी को अगर नुकसान हो सकता है तो वो है डॉक्टर BR आंबेडकर के जो पोते हैं प्रकाश आंबेडकर, पूरी सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ा रहे हैं। तो ये नुकसान सीधे तौर पे अगर किसी को होगा तो वो कांग्रेस एनसीपी को होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नुकसान पर ही बीजेपी और शिवसेना नजरें गड़ाए है। लेकिन कुछ जगहों पर, जो मेरी जानकारी है, विदर्भ की कुछ सीटों पर शिवसेना को नुकसान हो सकता है। विदर्भ की कुछ सीटों पर शिवसेना को नुकसान, तो नुकसान का आकलन हम कर रहे हैं। लेकिन प्रणव भाई, मुझे यहां पर बताइए, इन तीनों राज्यों में अगर देख लें तो गुजरात में 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। राजस्थान में भी बीजेपी बहुत आगे है, हरियाणा में भी बीजेपी बहुत आगे है, महाराष्ट्र में भी एनडीए बहुत आगे है। पंजाब को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। ये वो राज्य है जहां पर मोटे तौर पर, परंपरागत तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता रहा है। आपको क्या देखकर लगता है? आपको लगता है कि कांग्रेस
अपने आप को इन राज्यों में उतनी मजबूत नहीं कर पाई कि बीजेपी की टक्कर में खड़ी हो पाए? दीपक भाई, आप अपने आंकड़ों के आधार पर बात कर रहे हैं और जहां तक मेरी बात है, मैं अपने अनुभव और मेरा जो इंटरेक्शन होता है उसके आधार पर अपनी बात कहता हूं। और खास करके उन 3 राज्यों में जो पिछले चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बैकग्राउंड में, कि जो चुनाव परिणाम होंगे वो इससे इतर होंगे, इनसे अलग होंगे। और उसका कारण ये है कि हाँ, एक समय ऐसा जरूर आया, ये समय जरूर आया जब ये बजट का दौर था, जब इस सरकार ने कुछ लोक लुभावने वादे किए और उसके बाद फिर जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात चली तो उस समय जरूर पॉलिटिकल नैरेटिव ऐसा होगा, ऐसा लगा कि इनको बहुत अप्रत्याशित बढ़त मिला है। लेकिन वो एक थोड़े समय के लिए हुआ, उसके बाद से जो बढ़त मोदी जी ने हासिल किया था वो घटने लगा। और उन्हीं लोगों के पास अब अगर जाकर पूछे कि क्या वो चाहते हैं कि केंद्र की सरकार दोबारा लौट कर आए, तो आपको वो कहेंगे कि नहीं, वो नहीं चाहते, क्योंकि उनको नाराजगी है, उनको असंतोष है। तो रही बात राजस्थान की, पंजाब की बात मैं नहीं कर रहा, राजस्थान की बात है, तो अगर आप 6 और 7 का आंकड़ा दिखा रहे हैं, वो बढ़ेगा, वो कम से कम 15 होगा, 17 होगा, 18 होगा आने वाले दिनों में। उसी तरह गुजरात में, वहां देखिए हम बहुत विधानसभा के समय बहुत करीब हो गए थे हम जीत के, उसके बाद से नो डाउट वहां सरकार जो है हस्तक्षेप करके, लोकतंत्र तांत्रिक ताकतों को कमजोर करके, हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके, उस एक सरकार जो सत्ता में काबिज होती है उसके पास बहुत हथकंडे होते हैं, बहुत तरीके होते हैं कि वो सरकार को कमजोर करे। तो और दूसरी बात है कि इस तरह के सर्वेज में हमेशा आपको भाजपा को बढ़त दिखाएगा, क्योंकि इनके जो वोटर होते हैं बहुत वोकल होते हैं, बढ़ चढ़कर बोलते हैं। ठीक है। और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां, खास करके कांग्रेस के समर्थक हैं, वो साइलेंट होते हैं, सुदेश, वो अग्रेशन नहीं होता है। मुझे ब्रेक लेना है, दीपक जी, 9 बजे का रनडाउन जाना है, उत्तर प्रदेश दिखाना है। दीपक जी, महाराष्ट्र में बेटर परफॉर्मेंस होगा। आपको पालघर का मैं याद दिलाऊं, जहां बाईपोल हुआ था लोकसभा के लिए, जहां बीजेपी और शिवसेना में कॉन्टेस्ट हुआ था, शिवसेना हारी थी और बीजेपी जीती थी। तो ये दोनों पार्टी, बीजेपी और शिवसेना का बहुत इंक्रीज हुआ है वोट बैंक जो है, और जब दोनों मिलेंगे तो एक तरह का सुनामी आएगा महाराष्ट्र में, आप देखिएगा। कांग्रेस एनसीपी भी मिल गए। लेकिन मुझे ये आश्चर्य लग रहा है, उद्धव ठाकरे ने नहीं, 5 ऐसा साल को एग्जाम्पल भर नहीं भर दे के आपको क्योंकि क्या वो नहीं आपकी बोला, विश्वसनीयता को क्या नहीं खत्म बोला करता है। उद्धव ठाकरे ने। लेकिन सुदेश भाई, उसके बाद भी आपने कुछ मैं वही कह सीटों रहा के लिए हूं। उनसे भी मैं लाइक वही कर कह दिया। रहा हूं कि ये उन्होंने प्रश्न है यहां आपके तक लिए। नारा लगा दिया था जो राहुल गांधी चुनाव नारा आयोग लगाते हैं, से मैं जूझना रिपीट नहीं पड़ेगा। करना अभी चाहता, ठीक है, वो ये नारा बात नहीं उन्होंने लगती मुझे। उद्धव ठाकरे ने लगा दिया था। प्रणव भाई, 1 मिनट, उनके वो point नारा से- उद्धव ठाकरे ने लगा दिया था जो राहुल गांधी राफेल पर लगाते हैं, बिल्कुल, उद्धव ठाकरे ने। लेकिन फिर भी आपने लाइक मेरा किया। दलील उनके पॉइंट्स ऑफ ये डिफरेंसेस कैसे हो हो सकते सकता हैं, है? लेकिन शिवसेना आइडियोलॉजिकली बहुत क्लोज है बिल्कुल। बीजेपी के लिए। शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी, भले से इनको आप अलग नहीं भले कर से सकते। शिवसेना आपको चोर कहते हैं, लेकिन फिर भी भले- आपके क्लोज है वो। देखिए, आप ऐसी कुछ आइडियोलॉजी भी का बोले, क्या मतलब जब जो आपको फाइनली छोड़ता है? फाइनली जब आप साथ आ जाते सुदेश हैं, भाई, तो ऐसी सारी आइडियोलॉजी का गलतियों को मतलब माफ क्या है करना जब आप चाहिए। जहां सहयोगी धारा पार्टी- केवल हिंदुत्व पे आपकी आपका साथ है, बस उसके अलावा तो बाहर आपको करते हैं, हमेशा उनके साथ भी उन्होंने सीधे तौर पर बात करते हैं कोसा आप। है। और आपको क्या क्या नहीं कहा, लेकिन क्या क्या नहीं कहा उसके बाद भी महाराष्ट्र में अगर एनडीए बना है और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हुआ है, तो इसका क्योंकि मतलब सत्ता यह की है कि बात है। कुर्सी के लिए पॉलिटिकल पार्टी लेकिन कुछ एक बात भी बताइए, कर सकती वही है। प्रश्न- फिलहाल रुकेंगे वही ब्रेक के प्रश्न लिए। आप कांग्रेस से भी पूछिए। नहीं, मैं पूछूंगा, उनकी कांग्रेस लड़ाई से के भी साथ थोड़ी पूछूंगा, दोस्ती है। कांग्रेस से भी पूछूंगा। लालू ने इनको 2004 से कोसना कम अभी कर और दिया बहुत था। लगी नामों आपको का पता है। नहीं है, 2004 से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अरे ये अगर किसी ने एनसीपी सबसे का पहले फॉर्मेशन कहा हुआ था सोनिया गांधी जी के खिलाफ। ये अगर किसी ने एनसीपी का सबसे पहले फॉर्मेशन कहा हुआ था था तो वो सोनिया गांधी लालू जी के यादव थे। खिलाफ। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का हाल, क्योंकि उसी से तय होगा कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा या नहीं। बात करते हैं उस राज्य की जो ये तय करता है कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर कौन बैठेगा, जो ये तय करता है कि किसी एक पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है या नहीं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से 80 सीटें आती हैं और इस बार बेहद दिलचस्प और कड़ा मुकाबला है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। कांग्रेस अलग लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस का हाल क्या हो रहा है ये आप हमारे ओपिनियन पोल के प्रोजेक्शंस में साफ देख सकते हैं। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं, शायद सोनिया या राहुल की, या एक आध सीट और अगर राहुल हारते हैं तो कोई अन्य सीट।
एनडीए को 45 सीटें मिल रही हैं। एसपी बीएसपी जो अंक गणित के हिसाब से सबसे मजबूत गठबंधन है, 2014 के वोट प्रतिशत की अगर तुलना की जाए उस हिसाब से उसको 33 सीटें मिल रही है। यानी बीजेपी अभी भी एज ले रही है एसपी और बीएसपी गठबंधन के मुकाबले। एनडीए में बीजेपी शामिल है, अपना दल शामिल है। इन दोनों पार्टियों को मिलाकर 45 सीटें निकाल लेना ये बहुत बड़ी बात है गठबंधन बनने के बावजूद भी। उत्तर प्रदेश का हार हमने देखा, उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा ऊपर आपको लगातार दिखता रहेगा। जिसकी भी दिलचस्पी हो हम और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तराखंड की सीटों पर। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और पांचों की पांचों पिछली बार की तरह बीजेपी के खाते में जा रही है। यहाँ पे सिर्फ बीजेपी चुनाव लड़ रही है। एनडीए का मतलब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से मानिए इस वक्त वहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और यूपीए अपना खाता नहीं खोल रही है उत्तराखंड के अंदर 2014 के चुनाव की तरह। मध्य प्रदेश जहां पर 29 सीटें हैं वहां पर आप देखिए 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस को 7 सीटें मिल रही है। पिछली बार से फायदा हो रहा है 5 सीटों का। पिछली बार 2 सीटें मिली थी, 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में कुल और इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आ गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बीजेपी को 6 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही है। बीजेपी यहां पर अपने किसी भी कैंडिडेट को रिपीट नहीं कर रही है, सभी सांसदों के टिकट उसने काट दिए हैं। इसके चलते ही 6 सीटों तक वो आ रही है, वरना शायद और सिमट जाती। इस वक्त कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर है तो मुकाबला काफी कांटे की होने की उम्मीद है। सीधे बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सुदेश आपको लगता है कि गठबंधन से बेहतर कर पाएंगे? मुझे लगता है दीपक कि इतना बुरा होगा जो आप बता रहे हैं और हमें अगर मान लीजिए बीएसपी एसपी अगर आप दिखा रहे हैं कि वोट मिलता है तो उसके लिए बहुत अच्छा करना चाहिए। इसका मतलब है कि वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा और निश्चित ही जो एजेंडा ऑफ गवर्नेंस है हमारा और जो योगी जी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो दोनों मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बीजेपी को बनाता है। तो हमें नहीं लगता कि इतनी कम सीटें आएंगी, हालांकि आपके सर्वे बेस्ड हैं। नहीं, मैं 45 सीटें दे रहा हूं आपको, 45 आप इसको भी कम मान रहे हैं? बिल्कुल, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि 74 सीट जीतेंगे और अध्यक्ष जी का बिल्कुल पकड़ होता है उनको। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कितना काम किया है और पिछली बार कोई भरोसा नहीं कर रहा था जब उन्होंने बोला था, सिर्फ वही सही हुए थे और बाकी सारे सर्वे और हम लोग सब गलत साबित हो गए थे। और इस बार भी वैसा ही कुछ होने वाला है क्योंकि नेचुरल अलायंस नहीं है एसपी और बीएसपी का, ये अननेचुरल अलायंस है और अननेचुरल अलायंस कभी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे सकता। और वैसे भी हमारी जो टारगेट है हमारा वो है 50% प्लस वोट की हम टारगेट है। अगर 50% प्लस वोट आता है, कुछ आपकी वोट परसेंटेज के आंकड़े से कुछ ही दूर है, तो अभी कैंपेनिंग का समय है और हम उसको पार्ट पाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। पल्लवी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है, कांग्रेस की प्रवक्ता। पल्लवी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मात्र 2 सीटों पर, तो मोदी को हराने का जो आपका ड्रीम है वो तो उत्तर प्रदेश ने ही चकनाचूर कर दिया क्योंकि आपको अलायंस से बाहर कर दिया एसपी बीएसपी और आरएलडी ने। इसका मतलब है आपका राहुल जी का सपना दिल्ली के अंदर सरकार पलटने का पूरी तरह से टूट गया है और उत्तर प्रदेश में आप जो बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे वहां तो आप जड़ें भी अपनी नहीं डाल पाए। देखिए, आप खुद मुस्कुरा रही हैं, यानी मेरे बात पर आप वोट डाल रही हैं। अगर नहीं, मुस्कुराहट वाली ही बात है दीपक जी। अगर टीवी स्टूडियो में बैठकर सपने देखने और सपने टूटने लगे, मेरी आवाज इको हो रही है मुझे, अगर टीवी स्टूडियो में बैठकर ही सपने देखे और टूटने जाने लग पड़े तो फिर इस देश का क्या होगा, ये तो ऊपर वाले पे के भरोसे छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना सपने देखे और टूटे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है पल्लवी, उसमें भी सपने देखे और टूटे नहीं जाते। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सपने देखे और टूटे नहीं जाते। मैं तो टीवी स्टूडियो में देख रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक साइंटिफिक सर्वे का रिजल्ट आ रहा है। जमीनी हकीकत है, जमीनी हकीकत है। नहीं दीपक जी, आपने कहा कि सपना टूट रहा है राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का, मैंने उस पर विचारधारा दी। आप सपने देख सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी, अभी भाजपा की सरकार है, माना तानाशाहों की सरकार है, लेकिन सपने देखने पर अभी पाबंदी नहीं लगाई इन्होंने। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में अगर आपको याद होगा 2009 में कांग्रेस पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा,
बिना समाजवादी पार्टी के, बिना, सर मैं आपके बीच नहीं बोली, सुन लीजिए, बिना समाजवादी पार्टी के, बिना बसपा के किसी के साथ अलायंस किए हुए और हमने 22 सीटें अपने दम पर लाई। आज 2009 में और आज में एक फिर प्रियंका गांधी वाड्रा जी की जो लहर चली है उत्तर प्रदेश में, उससे कोई नहीं मुकर सकता है। आप भाजपा के खुद के नेता देखिए, इतने बौखलाए और हम लोगों को तो लहर बड़ाए हुए हैं कि आए दिन प्रियंका गांधी वाड्रा लहर जी पे कोई ना कोई टिप्पणी करते रहते हैं, भद्र टिप्पणी अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। जिस प्रकार ये बौखलाए हुए हैं, इनकी बौखलाहट साफ दिखी है, हर मीडिया चैनल ने देखी है, क्योंकि इन्हें भी पता है। आप बाईपोल में देख लीजिए भाजपा की कितनी धज्जियां उड़ गई। गोरखपुर, इनकी चीफ मिनिस्टर की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये हार गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी ये हार गए। ये किस दम पे वादा कर रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाएंगे? मैडम ये मोदी का चुनाव और है ना? कांग्रेस पार्टी का तो जहां मोदी का तक चुनाव सवाल नहीं है, था। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी के आने से और ज्योतिरादित्य अच्छा, पल्लवी, सिंधिया एक सवाल का उत्तर जवाब प्रदेश दीजिए। में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उत्तर प्रदेश में, उनमें एक नई ऊर्जा जागृत हुई है। पल्लवी, आप इस महागठबंधन से अलग हुए जो एसपी बीएसपी आरएलडी का है, या उन्होंने आपको छिटक के फेंक दिया? आपसे बात ही नहीं की। लोगों ने उनको प्यार दिया, वो सामने देखने को मिला। आप अगर अमेठी के बारे में बता पाते दीपक जी तो थोड़ा नहीं, ज्यादा छिटक के पता फेंकने की लगता। बिल्कुल बात नहीं है दीपक जी। देखिए, वार्तालाप चल रहा था। सर आप ये जवाब दे दीजिए, भाजपा का भी आप दे दीजिए। नहीं, हम लोग अमेठी ऑपोजिशन के बारे में का भी आप जानना दे दीजिए। चाहते हैं। मैंने सुन लीजिए क्यूरियोसिटी बात। पूछा इनसे। देखिए दीपक जी, बात चल रही थी। आपके जानने नहीं जानने से कुछ नहीं होता सर। तानाशाही मत कीजिए, हिटलरशाही मत कीजिए। सुन लीजिए, माना आपकी सरकार है, लेकिन बाकी आपके नौकर आप लोग गुलाम ऐसे नहीं करते बन हैं? गए बोलिए सर। आराम सुन से। लीजिए, देखिए, सपा और बसपा के साथ वार्तालाप चल रहा था, बातचीत चल रही थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्थिति वैसी नहीं बन पाई कि उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन हो सके। लेकिन हमने पोस्टपोल अलायंस से मना नहीं किया। सपा बसपा पूरे आदर सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी उनका, आज भी मानती है कि वो हमारे राजनीतिक मित्र हैं, दुश्मन नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने शुरू में ही कहा था, जब ये लोकसभा चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुए थे, कि जो भी पार्टियां रीजनल पार्टी कांग्रेस जैसी सम्मान विचारधारा लगती है, कांग्रेस पार्टी उन्हें साथ लेकर चलने को तैयार है। मध्य प्रदेश में हमें लगा, राजस्थान में हमें लगा कि हम स्वयं के बलबूते पर जीत दर्ज कर सकते हैं, तो हमने सपा बसपा के साथ अलायंस नहीं किया। लेकिन जीतने के बावजूद भी, जीत के बाद भी हमने सपा और बसपा को सरकार में अलायंस का हिस्सा दिया। वैसे ही मैं लेकिन उनको मंत्री पद नहीं दिया, बड़े नाराज है। मैं भी मध्य प्रदेश हो गया पल्लवी, वो रोज सरकार गिराने की बात करते हैं, सपा भी बसपा भी। नहीं किया। आप पावर शेयरिंग दे ही नहीं रहे मध्य प्रदेश में उनको, वो रोज सरकार गिराने की बात नहीं, करते हैं, रोज धमकी देते हैं कमलनाथ जी की सरकार को। देखिए आप फिर मुस्कुरा दी। आप मेरी बात सुन के बार बार मुस्कुरा रही हैं, इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उस बात में वजन है। नहीं दीपक जी, नहीं नहीं, आप बात ही ऐसी कर रहे हैं, हास्यपूर्वक बात कर रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है। और अच्छी बात है, आपकी बातों से अगर लोगों का, देश की जनता का दिल खुश होता है, आपत्ति मत कीजिए। नहीं, मैं तो इसीलिए बैठता हूँ कि लोगों का दिल खुश करूं, क्योंकि पॉलिटिक्स में बड़ी कड़वाहट है। अगर मैं आपको और इनको लड़ा दूंगा तो देखिए कितनी कड़वी कड़वी बातें शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, इसीलिए मैं हंस रही हूँ, आप उसकी सराहना कीजिए, मुझे टोके मत। नहीं, बिल्कुल, अगर मैं हंस रही हूँ तभी मैं कह रही हूँ दीपक जी, आप उसकी सराहना कीजिए, मुझे टोके मत, हंसने दीजिए। देखिए, दूसरी बात मैं कह रही हूँ, जो आपने अभी कही सरकार गिराने की बात, कमलनाथ जी ने जब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जीती थी, स्पष्ट तौर पे कहा था, अगर सपा बसपा हमें अलायंस नहीं भी देती, जो 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनमें से कुछ कैंडिडेट कांग्रेस को समर्थन करने के लिए तैयार थे, और हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, हम स्वयं के बलबूते पर भी वहां सरकार बना सकते थे। इसी बात से सुदेश की सरकार बना लेंगे कि देश को मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार, इनका नारा यही है। नाराजगी पल्लवी जी, इनका नारा यही है, मिलकर चल रहे हैं, देश के भविष्य को उज्जवल। जैसे आपने मजबूर सरकार मध्य प्रदेश में दी हुई है, उसी तरह इनका नारा है कि देश को मजबूर सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए। आपने कमलनाथ की मजबूर सरकार दी हुई है, और मजबूत सरकार का नारा लेकर सुदेश का गठबंधन सरकार बना लेगा देश। दीपक जी, मैं एक बात बताऊं आपको, जवाब ये देने दीजिए है कि जो आम वोटर है ना, सुन लीजिए, जो आम वोटर है, पल्लवी जी सुन लीजिए ना, पल्लवी जी आपने 16 दे दिया, थोड़ा सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा मेरी बात का। नहीं, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। पल्लवी जी दिक्कत ये है कि हम लोग आम वोटर को बेवकूफ समझते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर मैं पूछूं ये सो-कॉल्ड महागठबंधन, अगर आप एसपी बीएसपी को मान लीजिए, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, क्यों साथ है?
साथ इसलिए नहीं है कि प्रेम हो गया अचानक, ये भय के कारण से आता है कि मोदी की सुनामी इनको उखाड़ फेंकेगा। आपको तो इस लायक भी नहीं समझा कि बात करें, आपसे छिप कर एलायंस कर लिया कि आप सीट मत मांग लीजिए और उसके बोल दिया कि आपके साथ एलायंस नहीं करेंगे। लेकिन मोदी का भय है कि आपको ये बात बोलने पर मजबूर कर रहा है। और लोगों को पता है जब लोग वोट देने जाते हैं तो लोग देश के बारे में सोचते हैं, कांग्रेस बीजेपी के बारे में नहीं सोचते। और जब देश के बारे में सोचेंगे तो स्वाभिमान उनका जगेगा और राष्ट्रभक्ति पर वो बीजेपी और मोदी जी को ही वोट देंगे। आप लिख लीजिए, हम लोग चुनाव के बाद भी बात करेंगे। मोदी सब वोट लाएंगे, मोदी वन मैन आर्मी है, आप तो खुद कहते हैं, आप तो खुद कहते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग है भैया हमारा नेता, इतना स्ट्रॉन्ग है। आप बताइए, आप तो आर्टिकुलेट भी नहीं कर पाते कंट्री का इंटरेस्ट को। क्यों काटा? आप बोलते हैं कि आपका खत्म कर देंगे, आर्मी को भेजेंगे टेररिस्टों से लड़ने के लिए, आप टेररिस्टों से बात करने की बात करते हैं। बताइए, राष्ट्र की सुरक्षा आपके हाथों से नहीं है, तो मोदी जी हैं जो देश को आगे ले जाएंगे। क्यों कह रहे हैं आम व्यक्ति यही बोल रहा है। जवाब दीजिए देश की जनता को। ये डामाडोल बयानबाजी मत कीजिए, डामाडोल बयानबाजी मत कीजिए, एक बयान पर टिके रहिए मजबूती से। आप क्या बोल रहे हैं? बताइए, मोदी के नाम पर वोट आएगा पता नहीं आप बोल क्या रही हैं? जिस एमपी ने काम किया है उसके अरे ये नाम मोदी पर का वोट आएगा। सुनामी है, जाके देखिए आप गाँव में पता लग जाएगा। नहीं बताइए ना, अमेठी बचेगा कि नहीं वो देख लीजिए आपके पहले। प्रवक्ता हर चैनल पर कहते हैं, अमित शाह जी आपके पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि वोट सिर्फ मोदी के नाम पर पड़ेगा। बिल्कुल, मोदी मतलब विकास। अरे मोदी तो नाम थोड़ी ना है, मोदी एक सिंबल है, सिंबल विकास के सिंबल है, मजबूती के सिंबल है, देशभक्ति के सिंबल है, नेशनलिज्म के सिंबल है, इसलिए मोदी है। आप बताइए राहुल गांधी क्या चीज के सिंबल है? सिर्फ भय के सिंबल है, प्रस्ती के सिंबल है, देश को कमजोर करने के सिंबल है। ये दो सिंबल के बीच में झगड़ा होना है और लोग चुनेंगे एक सिंबल को। अरे सर रहने दीजिए, आपके पास जवाब नहीं है, ज्यादा कोशिश मत कीजिए। चलिए पल्लवी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मनीष भाई मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश आपका आकलन क्या कहता है? आपको लगता है कि ओपिनियन पोल के पास मामला टिकेगा या फिर जाकर, चूंकि 7 फेजेस में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 80 सीटें हैं, सबसे दिलचस्प चुनाव वहां का है और लोग कहते हैं वही उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बनाएगा, तो मुझे आप ये बताइए कि आपको लगता है कि इसी के आसपास आंकड़ा टिकेगा या फिर जैसे जैसे तारीखें आगे बढ़ेंगी पोलिंग की उसके बाद मामला बदलेगा? देखिए दीपक भाई, सबसे पहली बात तो पल्लवी जो कह रही थी कि भाई सरकारें हम जो स्टूडियो में बैठ के बना लेते हैं, जो आपकी टिप्पणी पर वो टिप्पणी दे रही थी पल्लवी, ये जो सर्वे है ये स्टूडियो में नहीं बना है, ये ग्राउंड जीरो पर 543 सीटों पर हमारे लोग गए और उन्होंने ये सर्वे कर हम लोग जो आज आपके सामने पेश कर रहे हैं, जनता के सामने पेश कर रहे हैं, ये वो एक सेकंड पल्लवी, मैंने बोला नहीं, पल्लवी बहुत वरिष्ठ पल्लवी लेट मी स्पीक, बोल तो लेने दीजिए मनीष भाई को, पल्लवी लेट मी स्पीक, पल्लवी बोल लेने दीजिए मनीष भाई को। मनीष भाई बोलिए आप। कि राहुल कोट पल्लवी जी बहुत वरिष्ठ पल्लवी लेट मी स्पीक, बोल तो लेने दीजिए मनीष भाई को, पल्लवी लेट मी स्पीक, पल्लवी बोल लेने दीजिए मनीष भाई को। मनीष भाई बोलिए आप। कि राहुल गांधी जी का सपना चकनाचूर हो गया, मैंने उस पर बयान दिया। अब तो फिर दीपक भाई अब ये आगे हम बढ़ते हुए अगर बात करें कि ये जो हमारा आंकड़ा है जो 45, 2 और 33 का, ये जरूर है कि बीजेपी को 27 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है 2014 के मुकाबले, और ये नुकसान बड़ा नुकसान है। और इसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि चरणबद्ध तरीके से जब एक एक चरण खत्म होंगे तो इसमें निश्चित बदलाव आएगा और ये ऊंच नीच होता रहेगा, लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला है। और मुझे हैरानी होती है दीपक भाई, हैरानी ये कि प्रियंका की जिस दिन एंट्री हुई उसी दिन कांग्रेस के अध्यक्ष ये कहते हैं कि हमारा लक्ष्य तो 2022 का है। अरे आपके दरवाजे पर बारात आई है और आप 2022 की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चुनावों में, लोकसभा चुनाव में, मुझे नहीं लगता कि प्रियंका की एंट्री कोई बहुत चमत्कारिक काम या कोई ऐसा नतीजा ला दे जिससे कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो, मुझे नहीं दिखाई देता। लेकिन हां, महागठबंधन का एक साथ आना अंगणित ये कहता है कि निश्चित उनकी मौजूदगी खारिज नहीं की जाए। और कल ही एसपी बीएसपी की और आरएलडी की जो जॉइंट कैंपेन है वो कल शुरू हुई, देवबंद से शुरू हुई, तो हमको ये भी देखना होगा कि वो कैंपेन कितना असर करती है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन दक्षिण के आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले कर्नाटक से शुरुआत करते हैं। कर्नाटक का आप देखिए आंकड़ा, कर्नाटक के अंदर लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं,
बीजेपी यहां पर भी क्लीन एज में है, 18 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को 10 सीटें मिल रही हैं और यूपीए के इस आंकड़े में जेडीएस का आंकड़ा भी शामिल है, यानी कांग्रेस और जेडीएस मिलाकर 10 सीटें ले रही है, बीजेपी 18 सीटें ले रही है। तेलंगाना की तरफ चलते हैं। यहां पर जो मुकाबला है वो टीआरएस है। टीआरएस यहां पर 16 सीटें ले रही है, 17 में से एक अदर्स के खाते में। बीजेपी यहां पर खाता भी नहीं खोल पाएगी, कांग्रेस भी खाता नहीं खोल पाएगी। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु का चुनाव बेहद दिलचस्प है। एक तरफ डीएमके और कांग्रेस है, दूसरी तरफ एआईए, डीएमके और बीजेपी है। यहां पर एनडीए को 7 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को 32 सीटें, यानी डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन चल रहा है। इसके साथ कई सारी छोटी पार्टियां हैं। उसी तरह से एनडीए और एआईए, बीजेपी और एआईए डीएमके का जो गठबंधन है उसमें भी कई सारी छोटी पार्टियां हैं। लेकिन फिलहाल जैसा हमेशा होता है, एनडीए को इस बार कई सारी सीटें मिली थी, यूपीए को बहुत कम सीटें थी, डीएमके को बहुत कम सीटें थी। हर बार ऊपर नीचे होता है और इस बार भी ऊपर नीचे होता हुआ तमिलनाडु के अंदर दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं केरला की। यहां पर एलडीएफ और यूडीएफ में टक्कर होती है, एक तरफ कांग्रेस और बाकी पार्टियां और दूसरी तरफ लेफ्ट और बाकी पार्टियां। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को खाता खोलने की उम्मीद थी। पिछले 5 सालों में उसने बहुत ज्यादा काम किया था, लेकिन उसकी उम्मीद पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी 0 पर है, एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को मात्र 3 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस यहां पर, यूडीएफ जो कांग्रेस का यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसको 17 सीटें यहां पर मिल रही हैं। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, यहां पर टीआरएस भी, यहां पर टीडीपी एक बड़ी पार्टी है और वाईएसआर-सीपी यानी वाईएसआर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। यहां पर दोनों के बीच मुकाबला दिख रहा है। टीडीपी 14 और वाईएसआर कांग्रेस 11 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है हमारे सर्वे के मुताबिक। दक्षिण में आपको सुदेश तमिलनाडु आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि यहां पर एक बार फिर से जैसा हम देखते हैं कि एक बार एआईए-डीएमके चढ़ता है, एक बार डीएमके चढ़ता है, इस बार एआईए-डीएमके उतना अच्छा करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कई ओपिनियन पोल के मुताबिक, सिर्फ हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक नहीं। जैसे लगता है कि जयललिता जी का नहीं होना शायद इम्पैक्ट डाल रहा है नेगेटिव। वो होती तो एक दूसरा करिश्मा होता है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि इससे परफॉर्मेंस जरूर अच्छा होगा, इतना बुरा नहीं होगा। और देखिए, मोदी जी के प्रति जो प्यार है वो आपको हर जगह दिखेगा, साउथ के भी। जैसे कर्नाटक में आपने देखा, कर्नाटक में हमारा मानना है कि थोड़ा और ज्यादा सीटें मिलेंगी हम लोगों को, क्योंकि अभी जो असेंबली चुनाव हुए थे वहां भी लोग बोल रहे थे कि नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर की बात आएगी तो मोदी जी। और यही पूरे देश में, जो आपने पंजाब का भी दिखाया, हरियाणा का, हर जगह लोग बता रहे थे, जहां हमारे जैसे मध्य प्रदेश। नहीं, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मोदी जी का इतना ही है तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आपको, और केरल, 3 राज्य हैं, 5 में से 3 राज्य हैं जहां पर आपको 0 सीटें मिल रही है। आप खाता भी नहीं खोल पा रहे। तेलंगाना में आपकी सीटें रही है, बंडारू दत्तात्रेय, तेलंगाना में आप ये समझिए एक छत्र राज्य के। तेलंगाना में कुछ सीटें जीतनी चाहिए, पता नहीं आपने 0 क्यों दे दिया। कम से कम 2 जरूर। आप देखिए, कर्नाटक को छोड़ के केरल में भी आपकी कोई सीट नहीं है। तमिलनाडु में हो सकती है आपकी सीट, क्योंकि हम तमिलनाडु के अंदर एनडीए को कितनी सीटें देख रहे हैं। एक बार तमिलनाडु का ग्राफिक फिर से डालिए। तमिलनाडु के ग्राफिक के अंदर हम एनडीए को दे रहे हैं 7 सीट दिया आपने, लगभग 31% वोट, और 7 सीटें हम दे रहे हैं जी एनडीए को, और 32 दे रहे हैं हम यूपीए को। तो इसमें बीजेपी की 1 या 2 सीटें हो सकती हैं एनडीए में, निश्चित ही। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, लेकिन साउथ का जो आपका परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों में, इतनी कोशिश के बावजूद, आंध्र प्रदेश में आप खाता नहीं खोल रहे हैं, तेलंगाना में आप खाता नहीं खोल रहे हैं, केरला में आप खाता नहीं खोल रहे हैं, 3 राज्यों में आप खाता नहीं खोल रहे हैं। सिर्फ कर्नाटक को अगर छोड़ दिया जाए, जहां पर आप डबल डिजिट में जा सकते हैं, बाकी कहीं पर आपका ग्राउंड लेवल पर कोई बड़ा प्रगति दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये बीजेपी की कमजोरी है? क्या कांग्रेस का यह आरोप सही है कि ये पैन इंडिया नेशनल पार्टी नहीं है? अगर आप सिर्फ आंकड़ों पर बात करेंगे कि सीट्स के बारे में, तो फिर तो कांग्रेस भी पैन इंडिया पार्टी नहीं होगी 44 सीट पर। ऐसा नहीं है। आप अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल प्रेजेंस की बात करेंगे, तो आप देखिए केरला में साइजेबल इलेक्टोरल प्रेजेंस आपको दिखेगा, जो काफी इस बार इंक्रीज करेगा। पता नहीं वो हम जीत पाते हैं कि नहीं, उम्मीद करते हैं। नहीं जीत पाए तब भी इलेक्टोरल प्रेजेंस बढ़ेगा। तमिलनाडु आपको पता है परंपरागत तरीके से, अगर देखें, आंध्र प्रदेश में हमारा प्रेजेंस हुआ करता था, और ये चैलेंजेस एरिया हैं हमारे,
लेकिन कर्नाटक में हमने साउथ के सिटाडेल को बहुत पहले तोड़ा था और वहां प्रेजेंस अपना रजिस्टर किया था। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बाद इलेक्शंस लिया जाएगा, देखते हैं कि आपके आंकड़े मैच करते हैं, जो रियल रिजल्ट्स होंगे। हो सकता है कि 1-2% ज्यादा मिले और एनडीए के आंकड़े तमिलनाडु में बहुत ज्यादा हो जाएं, क्योंकि जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। और जो लोग हैं, जो गठबंधन के लोग हैं, चाहे डीएमके की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, तो क्या इनका इमेज अच्छा है, क्या इनकी छवि अच्छी है, क्या ये लोग ईमानदार लोग हैं, ये भी एक मुद्दा होगा वोटिंग के समय। और आप देख लीजिए, हो सकता है कि रिजल्ट्स बिल्कुल विपरीत हो सकता है रिजल्ट विपरीत हो, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जितना अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है ना ओपिनियन पोल में, उतना अच्छी हुई करती नहीं दिखाई दी। तो सुदेश भाई आप क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा तो करेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दीपक। नहीं, मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, जिस प्रोबेबिलिटी को आप मुझे टिका रहे हैं, मैं आपको वही प्रोबेबिलिटी टिका रहा हूँ। आप ठीक बोल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट आपका अच्छा है, लेकिन देखिए हम लोग जब बात करते हैं तो पॉलिटिकल वर्कर्स जब बात करता है तो वो अपने कैडर प्रेजेंस के मुताबिक बात करता है, और एक ट्रेंड होता है, पॉलिटिकल ट्रेंड। और ऐसा नहीं है कि साउथ में लोग करप्शन मुद्दा नहीं है, डीएमके जो इतने लोगों ने जो किया है घोटाला, ये मुद्दा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वहां के लोग भी उतने ही सेंसिटिव। ठीक है, पल्लवी के पास चलते हैं। पल्लवी, तमिलनाडु और केरल में आप अच्छा कर रहे हैं, आपका गठबंधन अच्छा कर रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आप खाता भी नहीं खोल पाते हैं, और कर्नाटक में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। 18 सीटें एनडीए यानी बीजेपी की है और 10 सीटें जेडीएस और कांग्रेस की। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि आपकी साउथ की जो प्रेजेंस है वो इससे बेहतर परिणाम करके दिखाई देगी? क्योंकि 2 राज्यों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आपका 0 हो जाना आपके लिए नहीं लगता है एक शॉक की तरह? देखिए दीपक जी, 3 महत्वपूर्ण बातें। पहले तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में भाजपा और इनकी अलायंस जो AIADMK है, उनको 7 की सीट दिखाई। मुझे नहीं लगता ये 7 सीटें भी ले पाएंगे या खाता भी खोल पाएंगे। 2014 में जब इनकी सीटें वैसे भी बहुत कम थी, 2014 में आप देखिए AIADMK में जयललिता जी का भी बहुत बड़ा वेव था तमिलनाडु में, और नेशन वाइड भाजपा में मोदी जी का बहुत बड़ा वेव था। अब वो दोनों ही, जयललिता जी खैर रही नहीं है, और AIADMK की भी जो लीडरशिप है वो पूरी तरह से ध्वस्त होती दिखी है, और मोदी जी की वेव तो वैसे ही नष्ट हो गई है, वो पता ही नहीं किस समुद्र में अब तैर रहे हैं। दूसरी बात, कर्नाटका में आपने कहा कि भाजपा डबल डिजिट लाएगी। देखिए, कर्नाटका में एक बहुत बड़े सांप है, वो जो अपनी करोड़ों की संपत्ति पर जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, वैसे बैठे हैं, वो है येड्डूरप्पा जी। पूरे देश में, अभी मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि सुदेश जी बात कर रहे थे करप्शन की, भ्रष्टाचार की बात होगी साउथ में। अरे येड्डूरप्पा जी इतने बड़े आपके नेता हैं, उनकी डायरी निकली है, बार बार ऑपरेशन कमल चलाते हैं कर्नाटका में, लोगों को एक कांग्रेसी डायरी है, कांग्रेसी डायरी है, जो झूठ का परिंदा है कांग्रेस का। कितनी बार एक डायरी को उठाएंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, में मुद्दा नहीं। अच्छा, मैं आप दोनों को रोकता हूं, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो बात करेंगे अन्य राज्यों की और डिस्कशन करेंगे उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि सबसे क्रूशियल परिणाम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश ही बनेगा डिसाइडिंग फैक्टर। तो सुदेश भाई, पल्लवी और साथ ही साथ मनीष भाई, अब जो है इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि पूरे देश का मिजाज क्या कहता है। अगर आज चुनाव हुए तो ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या है पूरे 543 सीट्स के। तो 543 सीटों में हम आपको बता रहे हैं, एनडीए को पिछली बार यानी 2014 में मिली थी 334 सीटें, इस बार 2019 में मिल रही है 299 सीटें। जो नुकसान है वो 35 सीटों का है। यूपीए को 60 सीटें मिली थी, इस बार मिल रही है 126 सीटें, और जो फायदा है वो 66 सीटों का है। अदर्स को पिछली बार मिली थी 149 सीटें, इस बार मिल रही है 118 सीटें। नुकसान जो है वो 31 सीटों का है। आइए अब देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस का क्या है आंकड़ा। बीजेपी को 2019 में हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक 257 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, 44 से 67 सीटों तक पहुंच रही है। बीजेपी को 25 सीटों का घाटा हो रहा है और कांग्रेस को 23 सीटों का फायदा। तो सीधे चलते हैं पल्लवी के पास। पल्लवी, अगर आप 150 सीट के आसपास होते
फिर आप न्याय योजना लाते, कुछ और स्कीम्स लाते, तो आपको नहीं लगता आपके चांसेस बेहतर होते? अभी मात्र आपको 23 सीटों का फायदा हो रहा है, 44 से आप 67 तक पहुंच रहे हैं। देखिए दीपक जी, पूरे सम्मान 23 सीटों का फायदा हो रहा है, 44 से आप 67 तक पहुंच रहे हैं। देखिए दीपक जी, पूरे सम्मान पूर्वक, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत मेहनत जाती है सर्वे पोल को बनाने में ये वो, लेकिन फिर भी जब 5 अभी राज्यों का चुनाव हुआ, किसी भी 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जीत में नहीं दिखाया जा रहा था सिवाय राजस्थान के। लेकिन सच तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ने 5 में से 3 राज्यों में जीत दर्ज की और भाजपा ने 0। पल्लवी शाह, आप अपडेटेड नहीं है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ओपिनियन पोल ये दिखा रहे थे, सर्वेज ये दिखा रहे थे कि आप जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों में कई सारे ओपिनियन पोल्स और सर्वेज में दिखाया था आप जीत रहे हैं। नहीं, एक सर्वे मुझे याद है, अब चैनल का नाम मैं नहीं लेती, एक सर्वे मुझे याद है जिसने छत्तीसगढ़ में हमें बहुत कम आंकड़े से जीत दर्ज किए हुए दिखाया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है, वो किसी ओपिनियन पोल ने कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया था। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को जीतता हुआ नहीं दिखाया था किसी भी सर्वे पोल ने। राजस्थान में जरूर कांग्रेस पार्टी की जीत दिखाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह रही हूं कि ठीक है, ओपिनियन पोल्स का अपना एक महत्व हो सकता है, हर पार्टी इनको देख के सीखती है, और जो बचा टाइम होता है इलेक्शन में जमीनी ग्राउंड पर जाकर कार्यकर्ता भी और मेहनत करते हैं, वो एक अलग बहस रही। लेकिन आज के टाइम पर जो आप दिखा रहे हैं कि भाजपा को सिर्फ 35 सीटों का नुकसान होगा, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं वजह आपको बताती हूं क्यों। एक तो 3 राज्यों में इनकी सरकार चली गई, जिस प्रकार किसान, आज हर वर्ग आप देख लीजिए, किसान देखिए कितनी तकलीफ में है। 2 करोड़ किसानों को इन्होंने वादा किया था 50% प्लस एमएसपी देंगे, क्या इन्होंने दिया? नहीं दिया। वादा था 2 करोड़ रोजगार का, पूरा किया? नहीं किया। तो नौजवान भी दुखी है, किसान भी दुखी है। महिलाओं से वादा किया था 33% आरक्षण लाने का, पूरा किया? नहीं किया। महिलाएं भी दुखी हैं। फिर उन्होंने वादा किया था 6% खर्च करेंगे अपने जीडीपी में, जीडीपी का 6% एजुकेशन में खर्च करेंगे, खर्च किया? नहीं किया। 15 लाख हर खाते में डालने की बात की, डाला? नहीं डाला। उल्टा जो मिडिल क्लास है देश का, उस पर इतना बड़ा बोझा लाकर डाल दिया जीएसटी और नोटबंदी का। तो आज कौन सा ऐसा वर्ग है हमारे देश में जो भाजपा की 5 साल की सरकार से या इनकी नीतियों से खुश है? तो मुझे लगता है सिर्फ 35 सीटों का नहीं, बल्कि 23 में ही भाजपा गई, इनका पूरा फैसला हो जाएगा, पत्ता साफ हो जाएगा इनका। चलिए सुदेश, बताइए। पूरा उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बोल दिया क्या और आपकी कमियां गिना दी। देखिए दीपक जी, सपना देखने में कोई गुरेज नहीं है, सपना देखना चाहिए। सपना देखना सेहत के लिए भी अच्छा होता है, कांग्रेस के लिए भी अच्छा है। लेकिन आप ये मान के चलिए, मैं तो दीपक जी को और बोल रहा हूँ कि 35 सीट कम की बात ही नहीं है, मैं तो कंसीड नहीं कर रहा हूँ। और दीपक जी से बात होगी चुनाव के बाद भी, मैं तो इज्जत करता हूँ, मैं खुद पत्रकार रहा हूँ, इज्जत करता हूँ इनके आंकड़ों पर, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करके आंकड़े लाए होंगे। आज के दिन इनके आंकड़े सही हो सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए आने वाले दिनों में जब मोदी जी रैली करेंगे, बीजेपी के पास बहुत से नेता है जो हर जगह जाएंगे, आपके पास सिर्फ 2 नेता है, दोनों डायनेस्ट हैं और जो अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आप मान के चलिए कि हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा पाएंगे कि हमने क्या किया है। वैसे भी एक गरीब की आंखों में चमक जब मोदी नाम आता है वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आप जाके उनसे इंटरैक्ट करिए, और उसी चमक का कारण है कि वो मोदी जी को दोबारा भारी बहुमत से, ये तो आंकड़े कुछ भी नहीं है, बीजेपी खुद 300 आंकड़े से ज्यादा लाएगी अपने बल पर, और एनडीए के साथ हम 350 आंकड़ा पार करेंगे। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ। चलिए, दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन मनीष भाई का क्या दावा? मनीष भाई, मैं अपना आकलन बताऊं उससे पहले इनके दावे को समझ लेना चाहता हूं। दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों प्रवक्ता हैं, दोनों को दावे करने का अधिकार है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को और मेहनत करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि बीजेपी यहां पर टच एंड गो होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी टच एंड गो क्या बीजेपी के लिए खतरनाक हो सकता है? देखिए दीपक भाई, चूंकि ये आंकड़े आज जो सामने हैं उसके मुताबिक अभी जो बीजेपी के लिए कहीं भी साफ तौर पे सीधा आप अंतर देखिए, अगर
पूरा बहुमत चाहिए तो केवल 17-18 सीटें ज्यादा दिख रही हैं एनडीए को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी सुदेश जी कह रहे हैं कि अभी हमारा कैंपेन शुरू नहीं हुआ, मोदी जी निकलेंगे, और आपकी लिस्ट में मेरे ख्याल से कैंपेनर्स मोदी जी तो निकल पड़े, मोदी तो निकल पड़े, लेकिन आपका कैंपेन शुरू नहीं हुआ। आपका टीवी वाला जो कैंपेन है वो आज से शुरू हुआ है। और बहुत से नेता है हमारे, आपको पता है लिस्ट ऑफ कैंपेनर्स में, आपको पता है बहुत लोग। अमित शाह जी भी प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी भी प्रचार कर रहे हैं, सब लोग आपके जहां पर बाकी नेता है वो भी प्रचार कर रहे हैं और बताएंगे कि हमने क्या किया है, लालकृष्ण और आपके आडवाणी तो झूठ के पर्दे मनमोहन को जी हैं। पर्दाफाश नहीं, करेंगे। नहीं, सुदेश जी, पल्लवी एक मिनट रुकिए। पल्लवी, दिस इज माय टाइम। स्टार कैंपेनर पल्लवी, मुझे एक मिनट हाँ मनीष भाई। दीपक भाई, मेरा ये कहना है कि ये लोग दावे बोलिए, प्रतिदावे करते Yes. रहे, वहां तक ठीक है, लेकिन सिद्धांत और इरादों के तहत ये जो बातें आ रही हैं, 2014 का यूफोरिया बीजेपी का नहीं है, ये इन आंकड़ों से साफ दिखाई देता है। आप मानते हैं सुदेश की नहीं, वो नहीं, पिछले आपका- बार का जितना था, बिल्कुल, अगर आपके आंकड़े इस के बार आज मोदी माने- सरकार जो आज- यूफोरिया था उस बार, इस नहीं, बार दीपक अब जी- की बार मोदी सरकार। दीपक जी, हम मान रहे हैं आपके स्क्रीन पर जो फिगर्स दिख रहा है, इसको हम बहुत ज्यादा कंटेस्ट अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त है और उस वक्त में हम बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे। हमें तो सिर्फ बताना है, और मोदी जी से बड़ा कोई कम्युनिकेटर इस देश में है ही नहीं। उनकी रैलियों को बढ़ने दीजिए ना, फिर आप देखिएगा कि आप किस तरह से माहौल पूरा गर्म होता है, माहौल बदल जाएगा पूरा। कांग्रेस को आप 67 दे रहे हैं, 44 भी नहीं बचने वाला। थोड़ा और कम कर दीजिए ना कांग्रेस को, 44 से भी नीचे ले आइए। नहीं। देखिए 44 से भी नीचे लाने के लिए कह रहा हूं मैं इनको, कांग्रेस को। पल्लवी बोलिए बोलिए, मैं आपको इंतजार कर रहा हूं। आपके कह रहे हैं कि मोदी जी ने अभी रैली शुरू नहीं की। मोदी ये जी ने नहीं बोला हमने। मोदी जी ने हर हथकंडा आजमा लिया। हमारे देश के शूरवीरों का जो शौर्य था उसका क्रेडिट छीनने की कोशिश की। बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला कार्ड भी खेल लिया। फिर हमारे देश के जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं उनका क्रेडिट छीनने की कोशिश की। मैडम, प्रधानमंत्री हैं वो, मैडम। जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ प्रधानमंत्री उसका हैं, भी भूल रहे हैं आप क्या? हुआ, उसका क्रेडिट भी छीन लिया, वो वाला कार्ड भी खेल लिया। हर चीज की बात कर ली, हर हथकंडा आजमा ली। और सुदेश जी भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं अभी मोदी जी बाहर ही नहीं निकले। नहीं, ये मैंने नहीं मुझे बोला। लगता है मैंने भाजपा बोला के जब प्रवक्ताओं मोदी को जी पहले की सुनामी नीचे आएगी जानने की जरूरत है। तो कोई नहीं बचेगा। एक इंटरेस्टिंग बात हुई, एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि सुदेश जी ने पैनल पे स्वीकारा कि जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं वो सही है। भाजपा की 35 सीटें मैंने गिर नहीं बोला, जाएंगी। मैंने उन्होंने बोला इन कहा, आंकड़ों को मैं हमें नहीं काट बहुत सकता। ज्यादा इनके अगेंस्ट मैं खुद बोल नहीं जर्नलिस्ट रहा हुआ रहे। हूं। नहीं तो आप वजह बता दीजिए। आप तो कहते हैं मोदी जी ने 5 अभी साल में वक्त देश है, को कहां से अभी कहां वक्त पहुंचा है। था। तो आप हमारे वजह पास बता मात्र दीजिए कि आपको इनके क्यों लग आंकड़े रहा की है बताएं, इनके किस बाद तरीके में से वक्त है। देखिए, अगर मैं उनकी बात करूं, रिवर्स साइकोलॉजी की बात करूं, तो इनके बाद भी वक्त है ये जितना कैंपेन ये अपनी करेंगे, सीटें बढ़ा लें, ये आपकी जित- सीटें ये- कम कर दें, इनके ये- बाद भी वक्त है। ये जितना कैंपेन करेंगे उतना नेगेटिव होगा, क्योंकि इनका नहीं, कम्युनिकेशन सिस्टम ये कह रहे हैं कि ये मान रहे हैं कि 35 सीटें गिर गई, पर ये तो मोदी कहते जी हैं को गाली मोदी जी ने देंगे, बहुत मोदी काम जी को किया, जितना ये देश को गाली कहां देंगे से लोग कहां उतना ही पहुंचा इनके दिया, खिलाफ होंगे। जीडीपी बढ़ गया। तो किस आधार पर मान रहे हैं कि 35 सीटें गिर जाएंगी? वही तो मैं बोल रहा हूं। पल्लवी ये कह रहे हैं कि आप जितना कैंपेन करेंगे मोदी जी को उतना फायदा होगा। काम ये इनका किया तर्क है। है। आपको पल्लवी इनका तर्क ये है कि आप जितना कैंपेन करेंगे उतना मोदी जी को फायदा हाँ, होगा, यही क्योंकि तो मोदी बात जी है के लिए कि- आप अपशब्दों का प्रयोग क्योंकि आप करेंगे। गाली देंगे, आप बालाकोट पर बोलेंगे। मैं- देश की जनता जानती है बालाकोट किसने मैं कराया। जवाब दे रही हूँ दीपक जी, यही तो भाजपा की असलियत है। सुदेश जी यहाँ बैठकर एक के बाद एक भाजपा के चिट्ठे खोल रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिए। यही लफाजी बोल रहे हैं मोदी जी क्या बस बालाकोट बोलेंगे नहीं हुआ और हो मोदी जी जाएगा। के रेजिम लफाजी में? जो मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री है ना? लफाजी की, जुमलेबाजी की, उसी पर भाजपा अपना 2019 के नहीं मारा टेररिस्ट कैंप आधारित को? कर रही है। टेररिस्ट काम कैंप को कुछ तबाह नहीं किया हमने रिपोर्ट क्या? लेकर नहीं जाएंगे जनता के पास कि 2014 में ये अरे हमारी सेना ने टेररिस्ट कैंप को तबाह किया ना, पहले कभी किया था? ये बताइए, एयरफोर्स ने तबाह किया ना, पहले कभी किया था? अरे आपकी हिम्मत नहीं हो सकती। लीडरशिप में इंटरनल स्ट्रेंथ होना काम की बात चाहिए। कीजिए वो सर, स्ट्रेंथ बताइए बहुत ट्रेनिंग से आता है, डायनामिक करने से नहीं आता। 45 वर्षों में रोजगार सबसे कम क्यों है? अरे मैडम, आपके आंकड़े गलत हैं। ये पुराना रिकॉर्ड है, छोड़ दीजिए इसको। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। कट कॉपी पल्लवी, पेस्ट पुराना रिकॉर्ड इनका है दीपक अरे जी। आपका कट बहुत कॉपी पुराना पेस्ट घिसा हुआ रिकॉर्ड है ये। 2014 में नए ही फिगर पल्लवी सारे राम फिगर से मंदिर, इनका जो नैरेटिव है, सुनिए। 375, 35A सब कट कॉपी पेस्ट करके 2014 से अरे तो हम बोलने की तो हिम्मत तो आपको तो करते खुश होना हैं, चाहिए इस बात बोलने की पर। हिम्मत तो करते अगर हैं। इन्होंने कट कॉपी पेस्ट किया तो पल्लवी आपको खुश होना चाहिए, जनता फिर इनको जवाब देगी। लेकिन मेरा सिर्फ सीधा सवाल है कि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनलिज्म का जो नैरेटिव है,
नेशनल सिक्योरिटी और नेशनलिज्म का जो नैरेटिव इन्होंने पैदा किया है इस चुनाव में, बालाकोट के साथ आपके जो स्टार वॉर्स के लिए इन्होंने जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल तैयार किए, उसके साथ पाकिस्तान के बारे में एक नैरेटिव शुरू करने के बाद, इन तमाम चीजों के बाद ये जो नैरेटिव इन्होंने तैयार किया है, इसकी काट आपके पास क्या है? आपकी न्याय योजना इसको नहीं काट पाएगी क्योंकि ये इमोशनल मुद्दा है। देखिए नहीं दीपक जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जब देश पे आता है तो ना कांग्रेस है ना भाजपा है, देश एक है। हर तब सिर्फ भारतीय होने की बात होनी चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने यही कहा, भाजपा ने इसको बहुत तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की, जैसे इन्होंने उरी के सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त किया, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी क्योंकि देश की जनता ने इनको जवाब दिया और कहा कि देश की सेना है, भाजपा की सेना नहीं है। मोदी जी हमारे सेडिशन लॉ को हटाने की बात किसने की पल्लवी जी? सेडिशन लॉ को हटाने की बात किसने की? टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में कौन व्यक्ति खड़ा हुआ था? ये बताइए। आफ्पा को हटाने की बात किसने की? आफ्पा रिव्यू की बात किसने की? करके बोलिए, पल्लवी और सुदेश भाई, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे देश में टेररिज्म के खिलाफ एक कंसेंसस बना हुआ है, जवाब ले लीजिए। उस आप मुझे कंसेंसस को बताइए कमजोर किया है कि कांग्रेस ने। नेशनल सिक्योरिटी और नेशनलिज्म का काट आपके पास क्या है? एक लाइन में जवाब दीजिए पल्लवी। देखिए दीपक जी, मैंने वही कहा, नेशनलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो देश एक है, तब भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं होती। लेकिन ये भी सत्य है यही तो मार देंगे आपको, यही तो मारेंगे पल्लवी। पल्लवी सुन लीजिए, यही तो मारेंगे, कर लेने की कोशिश दीपक जी, ले मैं रहे बोलूं? हैं। नहीं, क्यों दीपक जी, मारेंगे? मैं देश बोलूं? की जनता कह रही है। योगी आदित्यनाथ जब एक मंच पर खड़े होकर कहते हैं मोदी जी की सेना, देश की जनता, देश अरे की मोदी जनता जी की मुर्दाबाद सेना ही के है, नारे मैं भी बोल रहा लगाती है हूँ। कि सेना मोदी जी भारत की प्रधानमंत्री है, कोई मोदी जी की व्यक्ति जागीर नहीं है, वो शर्म इंस्टीट्यूशन है, शर्म प्रधानमंत्री है वो देश के। बताना पड़ेगा क्या आपको? मोदी जी की सेना ही है क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी की सेना थी, हमने इंदिरा गांधी को मोदी जी क्रेडिट की दिया सेना था ना। कहां से हो गई? अरे आप भी मोदी जी सेलिब्रेट की करिए, सेना- क्योंकि अरे हमारी सेना है, देश के भारतीय की सेना है। होती, आपको क्या सेना प्रॉब्लम है देश की इसमें? है, प्रत्येक किसी भारतीय की इंस्टीट्यूशन सेना नहीं है, वो सेना पर सेना गर्व कर आर्मी सकता है, अपने आप में एक लेकिन आप अलग गर्व नहीं इंस्टीट्यूशन, करेंगे एक अलग क्योंकि आप यूनिट है। पाकिस्तान को मार नहीं सकते, क्योंकि आप पाकिस्तान को मार नहीं सकते। नहीं, अगर पाकिस्तान के प्रति आपके की पास सेना क्या है? तो क्या आप टेररिस्टों को मार नहीं योगी सकते। आदित्यनाथ ने टेररिस्ट कहा मरते कि हैं ये तो आप क्या से मनमोहन गिरते सिंह जी हैं? के वक्त की रोकते हैं सेना इसको नहीं नहीं। है। पल्लवी, ये मेरा मोदी एक जी बड़ा की सेना है। मेरा एक बड़ा जाइए पहले महत्वपूर्ण अपने सवाल नेता है, खत्म से मेरा एक बड़ा बयान सुन महत्वपूर्ण लीजिए, सवाल फिर है। बात कीजिए। मैं आपको 1 मिनट चुप रहने के लिए कहूंगा। मुझे एक बात बताइए सुदेश, 5 साल में ऐसा कोई भी थीम कार्यक्रम आप आगे नहीं ला पाए क्योंकि आपने टुकड़े टुकड़ा काम किया, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब 5 साल के बाद आपका नैरेटिव सिर्फ एक है, राष्ट्रवाद और ये राष्ट्रीय असली सुरक्षा। टुकड़े क्या बस है? ठीक है दीपक जी, इसके राष्ट्रवाद अलावा, इस इमोशनल बात के अलावा देखिए, आप क्यों उन 5 साल के कामकाज को शोकेस नहीं कर पा रहे हैं, ये जिसके बताइए, प्लानिंग के लिए आपने कई साल आप खर्च ये बताइए कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को बंद कर दो, उन्होंने कुछ सोचा होगा तभी बोला होगा ना। नहीं, कांग्रेस बंद महात्मा नहीं, गांधी जी के कार्य को- ये मैं बता रहा हूं, illogical मैं आपकी बात बता रहा हूं। कांग्रेस कभी मैं बंद सिर्फ- नहीं हुई मैं और सिर्फ आपकी महात्मा बात बता गांधी ने क्या रहा हूं। कहा आपकी था, बात क्या बता नहीं रहा कहा हूं। था, आपकी ये बात बता रहा हूं। irrelevant है। नहीं, आपकी ये बात irrelevant है। बता रहा हूं, सुनिए तो। जब महात्मा गांधी ने बोला था, महात्मा गांधी के आदर्शों पर आप नहीं चले, स्वच्छ भारत मोदी जी को करना पड़ा, आज ओपन डिफेकेशन मुझे आप एक बात बताइए, तो क्या ये क्या राष्ट्रीय कारण मुद्दा है नहीं कि है? 5 साल के राष्ट्रीय मुद्दा बाद नहीं है? आपको कि हमारे राष्ट्रवाद लोग इज्जत के ना साथ ना ना ना, सुदेश आप मेरे ये सवाल का राष्ट्रीय जवाब मुद्दा नहीं दे नहीं है रहे। ये। क्या कारण है कि 5 साल के बाद भी आपको राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा का झुंझुना बजाना पड़ रहा है? झुंझुना नहीं आपके है। पास कोई सॉलिड ये नैरेटिव झुंझुना नहीं है। ये बताइए, अगर मोदी जी जैसा नेता होता, ये सरदार पटेल को नेहरू जी ने काम करने दिया होता तो कश्मीर समस्या होता ही नहीं। ये फिर कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गए, सही बात है ये। मनीष भाई, सही बात है, concluding- मजबूत concluding नेतृत्व remark। की मजबूरी जरूरत है। है, जिससे नहीं, पाकिस्तान को मजबूरी है। जो टेररिस्ट भेजेगा तो मारेंगे, घुस को मारेंगे। नहीं, सुदेश जी, आप- मजबूरी है। पल्लवी एक मिनट मनीष भाई, कंक्लूडिंग सवाल रिमार्क। दीपक भाई, ये मजबूरी है कि भावनाओं को आगे रखकर, एक सवाल। भावनाओं का उद्वेद आगे कर ये चुनाव में जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यही भावनाओं को जोड़कर बीजेपी और एनडीए सोच रहा है कि वो सत्ता के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुल्क में चुनाव है, घोषणाएं जारी हैं, जवाब 23 मई को बूथ देगा। जवाब 23 मई को बूथ देगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी अभी भी है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, पिछली बार जैसे भ्रष्टाचार को लेकर कैंपेन हुआ था, काले धन को लेकर कैंपेन हुआ था,
और साथ ही साथ जो करप्ट लोगों को जेल में भेजने को लेकर कैंपेन हुआ था, उसके बाद अब कारण ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को अगर आगे बढ़ाया जाए तो एक भावनात्मक मुद्दा है और इसके साथ एक साथ कई सारे लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी का ओपिनियन पोल ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं पा रही है, लेकिन एनडीए को बहुमत मिल रहा है। यानी 2014 की तरह बीजेपी का परफॉर्मेंस नहीं है, उसके लिए उसे आगे भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार चलते चलते आपको फिर से आंकड़े बता देते हैं। बीजेपी को 257 सीटें मिल रही हैं और 299 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बना करनी पड़ेगी। एक बार चलते चलते आपको फिर से आंकड़े बता देते हैं। बीजेपी को 257 सीटें मिल रही हैं और 299 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है, लेकिन इस बार पिछली बार की तरह बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। हाँ, एनडीए को जरूर है। अब 7 चरणों के चुनाव हैं और 7 चरणों के चुनाव में कितना मामला ऊपर नीचे होता है, इस पर हमारी निगाहें इंडिया न्यूज पर बनी रहेगी। तो हमारे इस खास कार्यक्रम ओपिनियन पोल में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।